चैप्टर 7 3 महीने बाद दिसंबर की एक शाम काउंट मुफ्त पैनोरमा मार्ग पर टहल रहे थे। शाम बहुत हल्की थी और बारिश के कारण मार्ग पर लोगों की भीड़ लग गई थी। वे पूरी तरह से भीड़-भाड़ वाले थे और वे दोनों तरफ की दुकानों के बीच धीरे-धीरे और मेहनत से आगे बढ़ रहे थे। खिड़कियों के नीचे परावर्तित प्रकाश से सफ़ेद फुटपाथ हिंसक रूप से रोशन था। सफ़ेद ग्लोब, लाल लालटेन, नीली पारदर्शिता, गैस जेट की लाइनें, विशाल घड़ियां और पंखे जो आग की लपटों में घिरे हुए थे और खुले में जल रहे थे, से चमक की एक आदर्श धारा निकल रही थी। और दुकानों में रंग बिरंगी सजावट, जौहरी के सोने के आभूषण, हलवाई के कांच के आभूषण, मॉडेस्ट के हल्के रंग के रेशमी कपड़े, स्पष्ट प्लेट ग्लास खिड़कियों के पीछे रिफ्लेक्टरों की कच्ची रोशनी में फिर से चमकने लगते थे, जबकि दुकान के संकेतों की चमकदार रंगीन अव्यवस्थित व्यवस्था के बीच एक बड़ा बैंगनी दस्ताना दूर से दिखाई दे रहा था, जैसे खून बह रहा हाथ हो जिसे एक हाथ से अलग कर दिया गया हो और एक पीले रंग की हथकड़ी से बांध दिया गया हो। काउंट मुफेट धीरे धीरे बुलेवार्ड तक वापस आ गया था। उसने सड़क पर नजर डाली और फिर दुकानों की खिड़कियों के साथ साथ वापस आ गया। नमी और गर्म वातावरण ने संकरी गली को हल्की चमकदार धुंध से भर दिया। छतरियों की टपक टपक से भीगे हुए फ्लैगस्टोन के साथ भीड़ के पदचिह्न लगातार गूंज रहे थे, लेकिन आवाज़ों की कोई आवाज़ नहीं थी। राहगीरों ने हर मोड़ पर उसे कोहनी मारी और उसके खामोश चेहरे पर सवालिया निगाहें डाली, जिसे गैसलाइट ने पीला कर दिया था। और इन अजीबोगरीब अभिव्यक्तियों से बचने के लिए काउंट ने खुद को एक स्टेशनरी के सामने खड़ा कर लिया, जहां गहरे ध्यान से कांच के कटोरे के रूप में पेपरवेट की एक सरनी पर विचार किया गया जिसमें तैरते हुए परिदृश्य और फूल थे। उसे कुछ भी होश नहीं था, वह नाना के बारे में सोच रहा था। उसने उससे फिर झूठ क्यों बोला? उस सुबह उसने लिखकर उसे शाम को उसके बारे में परेशान न करने को कहा था। उसका बहाना ये था कि लुईसेट बीमार है और वो उसकी देखभाल करने के लिए अपनी मौसी के घर रात बिताने जा रही है। लेकिन उसे संदेह हुआ और उसने उसके घर फ़ोन किया, जहां उसे दरबान से पता चला कि मैडम अभी अभी अपने थिएटर में गई है। वो ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह नए नाटक में अभिनय नहीं कर रही थी। फिर उसने उसे यह झूठ क्यों बताया और उस शाम वह वेरियट्स में क्या कर रही होगी? एक राहगीर द्वारा धक्का दिए जाने पर काउंट ने अनजाने में पेपरवेट छोड़ दिया और खुद को खिलौनों से भरे एक कांच के केस के सामने पाया, जहां वह पॉकेटबुक और सिगार केसों की एक कतार में खो गया, जिनमें से सभी के एक कोने पर एक ही नीले रंग का निगला हुआ था। नाना निश्चित रूप से वही महिला नहीं थी। देश से लौटने के बाद के शुरुआती दिनों में वह उसे खुशी से पागल कर देती थी, जैसे बिल्ली के समान दुलार से वह उसके चेहरे और मूंछों पर चूमती थी और कसम खाती थी कि वह उसका अपना प्रिय पालतू है और एकमात्र छोटा आदमी है जिसे वह प्यार करती है। वह अब जॉर्जेस से नहीं डरता था, जिसे उसकी माँ ने लेस फोन्डेट्स में रखा था। केवल मोटा स्टीन ही था और उसे विश्वास था कि वह वास्तव में उसे बाहर कर रहा था, लेकिन उसने अपने इस कृत्य पर स्पष्टीकरण देने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि वह एक बार फिर असाधारण वित्तीय संकट में था और बदलाव पर दिवालिया घोषित होने के कगार पर था, इतना कि वह लैंड साल्ट पिट्स में शेयरधारकों से जमकर चिपका हुआ था और उनसे अंतिम सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। जब भी वह नाना के घर पर उससे मिलता था, तो वह काफी हद तक समझाती थी कि वह उसे कुत्ते की तरह घर से बाहर नहीं निकालना चाहती थी, क्योंकि उसने उस पर इतना पैसा खर्च किया था। इसके अलावा पिछले 3 महीनों से वह कामुक उत्तेजना के ऐसे भंवर में जी रहा था कि उसे पाने की जरूरत के अलावा उसे कोई खास एहसास नहीं हुआ था। उसकी शारीरिक वृत्ति, भोग विलास की बचकानी लालच, जो घमंड या ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती थी, का धीरे धीरे जागरण हो रहा था। अब सिर्फ एक निश्चित भावना उसे प्रभावित कर सकती थी, और वह थी नाना की घटती हुई दयालुता। वह अब उसकी दाढ़ी पर चूमती नहीं थी। इससे वह चिंतित हो गया, और एक ऐसे आदमी के रूप में जो औरतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसने खुद से पूछना शुरू कर दिया कि उसने उसे नाराज करने का कौन सा संभावित कारण दिया होगा। इसके अलावा उसे ये भी लग रहा था कि वो उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर रहा था, और इसलिए वह बार बार उस पत्र को याद करता रहा जो उसे उस सुबह मिला था, जिसमें झूठों का जाल था,
जिसे उसके अपने थिएटर में शाम बिताने के बेहद आसान उद्देश्य से गढ़ा गया था। भीड़ ने उसे फिर से आगे धकेल दिया था और वह गलियारे को पार कर चुका था और एक रेस्तरां के प्रवेश द्वार के सामने अपने दिमाग को उलझा रहा था। उसकी आंखें कुछ तोड़े गए लाक और खिड़की के अंदर रखे एक बड़े सामान पर टिकी थीं। आखिरकार वह खुद को इस तमाशे से दूर करने लगा। उसने खुद को हिलाया, ऊपर देखा और पाया कि 9 बजने वाले थे। नाना जल्द ही बाहर आने वाली थी और वह उनसे सच उगलवाएगा। और यह कहकर वह आगे बढ़ गया और उन शामों को याद करने लगा जब वो कभी उस क्षेत्र में गुजरता था, जब वह थिएटर के दरवाजे पर उनसे मिलता था। वह सभी दुकानों को जानता था और गैस से भरी हवा में उसने उनकी अलग अलग खुशबू को पहचाना, जैसे कि उदाहरण के लिए रूसी चमड़े की तेज महक, चॉकलेट डीलर के बेसमेंट से आने वाली वैनिला की खुशबू, परफ्यूमर्स के खुले दरवाजों से आने वाली कस्तूरी की खुशबू। लेकिन वह पीली दुकानदारों की निगाहों के नीचे रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया, जो उसे शांति से देख रही थीं, जैसे कि वे उसे देखकर पहचानती हों। एक पल के लिए उसे लगा कि वह दुकानों के ऊपर छोटी छोटी गोल खिड़कियों की कतार का अध्ययन कर रहा है, जैसे कि उसने संकेतों के मिश्रण के बीच उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। फिर एक बार फिर वह बुलेवार्ड पर गया और 1-2 मिनट तक स्थिर खड़ा रहा। अब हल्की बारिश हो रही थी और उसके हाथों पर इसकी ठंडी अनुभूति ने उसे शांत कर दिया। उसे अपनी पत्नी के बारे में याद आया, जो मैकॉन के पास एक देहाती घर में रह रही थी, जहां उसकी दोस्त मैडम डे चेजेल्स शरद ऋतु से काफी बीमार थी। सड़क पर गाड़ियां कीचड़ की धारा में लुढ़क रही थीं। उसने सोचा, ऐसे खराब मौसम में ये देश घिनौना होगा। लेकिन अचानक वह चिंतित हो गया और फिर से गर्म, सनकरी गली में घुस गया, जहां से वह टहलते हुए लोगों के बीच से गुजरा। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, अगर नाना को उसकी मौजूदगी का शक हुआ तो वह गैलरी मोंटमार्ट्रे की तरफ चली जाएगी। उसके बाद काउंट ने थिएटर के दरवाजे पर कड़ी नज़र रखी, हालांकि उसे यह रास्ता पसंद नहीं था, जहां उसे पहचाने जाने का डर था। ये गैलरी देस वेरिएट्स और गैलरी सेंट मार्क के बीच के कोने पर था, एक अस्पष्ट कोना जो अस्पष्ट छोटी दुकानों से भरा था। इनमें से आखिरी एक मोची की दुकान थी, जहां ग्राहक कभी नहीं आते थे। फिर 2 या 3 असबाब बनाने वालों की दुकानें थीं, जो धूल में गहरी थीं, और एक धुएं से भरा, नींद से भरा वाचनालय और पुस्तकालय, जिसमें छायादार लैंप शाम भर हरा और नींद भरा प्रकाश डालते थे। इस कोने में कभी कोई नहीं होता था, सिवाय अच्छे कपड़े पहने धैर्यवान सज्जनों के, जो मंच के दरवाजे के मलबे के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, जहां नशे में धुत सीन शिफ्टर और फटेहाल कोरस लड़कियां इकट्ठा होती हैं। थिएटर के सामने ग्राउंड ग्लास ग्लोब में एक गैस जेट ने द्वार को रोशन कर दिया। फिर उसे डर लगा कि कहीं नाना को उसकी मौजूदगी की भनक न लग जाए और वह बुलेवार्ड के रास्ते भाग न जाए। इसलिए वह फिर से आगे बढ़ा और उसने गेट बंद होने तक इंतजार करने का फैसला किया, एक घटना जो पहले 2 मौकों पर हो चुकी थी। अपने अकेले बिस्तर पर घर लौटने के विचार ने ही उसके दिल को पीड़ा से भर दिया। हर बार जब सुनहरे बालों वाली लड़कियां और गंदे लिनन में आदमी बाहर आते और उसे घूरते तो वह वाचनालय के सामने अपनी जगह पर लौट आता, जहां खिड़की के शीशे पर लगे 2 विज्ञापनों के बीच से देखने पर उसे हमेशा वही नज़ारा दिखाई देता। यह एक छोटा बूढ़ा आदमी था, जो एक बड़ी मेज पर अकड़ा हुआ और अकेला बैठा था और एक लैंप की हरी रोशनी में अपने हरे हाथों में एक हरा अखबार पकड़े हुए था। लेकिन 10 बजे से कुछ पहले एक और सज्जन, एक लंबा, अच्छा दिखने वाला, गोरा आदमी, जो अच्छे फिटिंग वाले दस्ताने पहने हुए था, भी स्टेज के दरवाजे के सामने इधर उधर टहल रहा था। इसके बाद हर बार बारी बारी से दोनों एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखते थे। काउंट 2 दीर्घाओं के कोने में चला गया, जो एक ऊंचे दर्पण से सुसज्जित था, और जब उसने खुद को उसमें गंभीर और सुरुचिपूर्ण रूप में देखा, तो वह शर्मिंदा और घबराया हुआ था। 10 बज गए और अचानक मुफ्त को लगा कि यह पता लगाना बहुत आसान होगा कि नाना अपने ड्रेसिंग रूम में है या नहीं। वो 3 सीढ़ियां चढ़ कर गया, पीले रंग से रंगी छोटी सी लॉबी को पार किया और एक दरवाजे से आंगन में घुस गया, जो सिर्फ एक कुंडी से बंद हो जाता था। रात के उस पहर में आंगन का सनकरा, गीला कुआं, उसके खतरनाक प्याऊ, उसका फव्वारा,
रसोई के चूल्हे का पीछे का नज़ारा और पौधों का वह संग्रह जिससे दरबान जगह जगह कूड़ा कचरा फैलाता था, अंधेरे कोहरे में भीगा हुआ था। लेकिन दोनों दीवारें, जो दोनों तरफ खिड़कियों से छेदी हुई थीं, रोशनी से जगमगा रही थीं, क्योंकि ज़मीनी मंजिल पर प्रॉपर्टी रूम और फायरमैन का दफ्तर था, बाईं तरफ प्रबंधकीय ब्यूरो और दाईं और ऊपर की मंजिल पर कंपनी के ड्रेसिंग रूम थे। भट्टियों के मुंह इस कुएं के ऊपर से नीचे तक बाहरी अंधेरे में खुलते हुए लग रहे थे। काउंट ने पहली मंजिल पर ड्रेसिंग रूम की खिड़कियों में रोशनी को तुरंत देखा था, और एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो आराम और खुश है, वह भूल गया कि वह कहाँ है और इस पुरानी पेरिस की इमारत के परिसर में मौजूद गंदी मिट्टी और हल्की सड़न वाली गंध के बीच ऊपर की ओर देखता रहा। टूटे हुए पानी के नल से बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं, और मैडम ब्राउन की खिड़की से गैसलाइट की एक किरण फिसली और काई से ढके फुटपाथ के एक टुकड़े पर, एक दीवार के आधार पर जो सिंक से पानी के कारण सड़ गई थी, एक पूरे कोने में नामहीन गंदगी के ऊपर एक पीली चमक डाली, जिसके बीच पुरानी बाल्टी और टूटे हुए बर्तन एक पतले पेड़ के चारों ओर बड़े ही उलझन में पड़े थे, जिस पर उसके गमले में फफूंद उग रही थी। एक खिड़की का बंधन चरमराया और काउंट भाग गया। नाना निश्चित रूप से नीचे आने वाले थे। वह वाचनालय के सामने अपनी जगह पर लौट आया, उसकी नींद में डूबी परछाइयों के बीच, जो रात की रोशनी की चमक से ही टूटती हुई लग रही थी। छोटा बूढ़ा आदमी अभी भी निश्चल बैठा था, उसका चेहरा उसके अखबार पर तेजी से उभरा हुआ था। फिर मुफेट फिर से चला और इस बार एक लंबा मोड़ लिया और बड़ी गैलरी को पार करते हुए फेडियो की गैलरी तक गैलरी देस वेरिएट्स का अनुसरण किया। अंतिम उल्लेखित गैलरी ठंडी और सुनसान थी और उदासी भरी छाया में दबी हुई थी। वह वहां से लौटा, थिएटर से गुजरा, गैलरी सेंट मार्क के कोने को मुड़ा और गैलरी मोंटमार्ट्रे तक गया, जहां एक किराने की दुकान के सामने एक चीनी काटने वाली मशीन ने उसे कुछ देर के लिए आकर्षित किया। लेकिन जब वह अपना तीसरा मोड़ ले रहा था, तो उसे इस बात का इतना डर लग रहा था कि कहीं नाना उसकी पीठ पीछे भाग न जाए कि उसने अपना सारा आत्मसम्मान खो दिया। इसके बाद वो उसी थिएटर के सामने उस सुंदर सज्जन के पास खड़ा हो गया। दोनों ने भाईचारे की विनम्रता से एक दूसरे को देखा, जिसमें अविश्वास का एक स्पर्श भी था, क्योंकि यह संभव था कि वे अभी भी प्रतिद्वंद्वी बन सकते थे। कुछ दृश्य परिवर्तक जो प्रदर्शन के बीच में अपने पाइप पीते हुए बाहर आए, उन्होंने उन्हें बुरी तरह से छुआ, लेकिन न तो किसी ने और न ही दूसरे ने शिकायत करने की हिम्मत की। अस्त व्यस्त बाल और गंदे गाउन वाली 3 बड़ी लड़कियां दरवाजे की चौखट पर दिखाई दीं। वे सेब चबा रही थीं और उनके बीज थूक रही थीं, लेकिन दोनों पुरुषों ने अपने सिर झुकाए और धैर्यपूर्वक अपनी बेशर्म निगाहों और कठोर भाषणों का सामना किया, हालांकि वे इन वेश्याओं द्वारा धक्का मुक्की और, जैसा कि यह था, गंदे थे, जो एक दूसरे को नीचे गिराकर खुद को खुश कर रहे थे। उसी समय नाना 3 सीढ़ियां उतरीं। जब उन्होंने मुफ्त को देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। ओह, ये तो आप हैं, वह हकलाते हुए बोली। हंसती हुई अतिरिक्त महिलाएं उसे पहचानकर बहुत डर गईं, और वे पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हो गईं। वे उन नौकरों की तरह सख्त और गंभीर दिख रही थीं जिन्हें उनकी मालकिन ने बुरा व्यवहार करते हुए पकड़ा है। लंबा गोरा सज्जन वहां से चला गया था, वह एक साथ आश्वस्त और दिल से दुखी था। ठीक है, मुझे अपना हाथ दे दो, नाना ने अधीरता से कहा। वे चुपचाप चले गए। काउंट उससे सवाल पूछने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब उसे कुछ भी कहने को नहीं मिला। ये वह थी जिसने तीव्र स्वर में ये कहानी सुनाई कि वह देर रात 8 बजे तक अपनी मौसी के घर पर थी, जब उसने लुइसेट को काफी बेहतर देखकर कुछ मिनटों के लिए थिएटर जाने का विचार किया था। किसी जरूरी काम से? उसने पूछा। हाँ, एक नया टुकड़ा, उसने थोड़ी झिझक के बाद जवाब दिया। वे मेरी सलाह चाहते थे। वह जानता था कि वह सच नहीं बोल रही थी, लेकिन जब उसकी बाँह उसके हाथों पर मजबूती से टिकी हुई थी, तो उसका गर्म स्पर्श उसे शक्तिहीन कर रहा था। उसे अपने लंबे इंतजार के बाद न तो गुस्सा आया और न ही द्वेष। उसका एक ही विचार था कि अब जब वो उसे पकड़ चुका है, तो उसे वहीं रहने देना चाहिए। कल, और उससे पहले नहीं, वो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि वो अपने ड्रेसिंग रूम में क्या लेकर आई थी।
लेकिन नाना अभी भी हिचकिचा रही थी। वह स्पष्ट रूप से उस तरह की गुप्त पीड़ा का शिकार थी जो लोगों को तब घेर लेती है जब वे खोई हुई जमीन को वापस पाने और कार्रवाई की योजना शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तदनुसार जब वे गैलरी डेस वेरिएट्स के कोने पर मुड़े तो वह एक पंखा विक्रेता की खिड़की में शो के सामने रुक गई। मैं कहती हूँ ये सुंदर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरा मतलब है पंखों वाला वह मोती का पहाड़। फिर उदासीनता से, तो तुम मुझे घर पर देख रहे हो? बेशक, उन्होंने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, क्योंकि आपका बच्चा बेहतर है। उसे खेद था कि उसने उसे वो कहानी सुनाई थी। शायद लुइसेट किसी और संकट से गुजर रही थी। उसने बेटिग्नोज में वापस लौटने की बात की, लेकिन जब उसने उसके साथ जाने की पेशकश की तो उसने जाने पर जोर नहीं दिया। 1 या 2 सेकंड के लिए वह उस तरह के श्वेत गर्म क्रोध से ग्रस्त हो गई जो एक महिला को तब महसूस होता है जब वह खुद को फंसा हुआ महसूस करती है और फिर भी उसे सुंदर तरीके से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अंत में उसने हार मान ली और समय हासिल करने का दृढ़ निश्चय किया। अगर वह आधी रात की गिनती से छुटकारा पा लेती तो सब कुछ वैसा ही होता जैसा वह चाहती थी। हाँ, ये सच है, आज रात तुम कुंवारे हो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हारी पत्नी कल तक नहीं लौटेगी, है न? हाँ, मुफ्त ने जवाब दिया। काउंटेस के बारे में उसे परिचित ढंग से बात करते हुए सुनकर उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन उसने उस पर और दबाव डाला, पूछा कि ट्रेन किस समय आने वाली है और जानना चाहती थी कि क्या वह उससे मिलने स्टेशन जा रहा है। वह पहले से कहीं ज्यादा धीरे धीरे चलने लगी थी, मानो दुकानों में उसकी बहुत दिलचस्पी हो। अब देखो, उसने जौहरी की खिड़की के सामने रुकते हुए कहा, कितना अजीब कंगन है। वह पैसेज डेस पेनोरमास की पूजा करती थी। आर्टिकल डी पेरिस की टिनसेल, नकली गहने, सोने का पानी चढ़ा हुआ जस्ता, चमड़े जैसा दिखने वाला कार्डबोर्ड, उसकी शुरुआती जवानी का जुनून था। यह अभी भी बना हुआ है, और जब वह दुकानों की खिड़कियों से गुजरती है तो वह खुद को उनसे अलग नहीं कर पाती। आज भी उसके साथ ऐसा ही है। जब वो एक फटी पुरानी, झुकी हुई बच्ची थी जो चॉकलेट बनाने वाले के स्वीट स्टफ शो के सामने कल्पनाओं में खो जाती थी या पड़ोस की दुकान में म्यूजिकल बॉक्स सुनती थी या सस्ते, भद्दे तरीके से डिज़ाइन किए गए छोटे मोटे सामानों पर परम आनंद में डूब जाती थी, जैसे कि नटशेल वर्क बॉक्स, टूथपिक रखने के लिए रेक्पिकस बास्केट, वेंडोम कॉलम और लक्सर ओबेलिस्क जिस पर थर्मामीटर लगे होते थे। लेकिन उस शाम वह बहुत ज्यादा उत्तेजित थी और चीजों को देखे बिना उन्हें देखती रही। जब सब कुछ हो गया तो उसे यह सोचकर उब हो गई कि वह स्वतंत्र नहीं है। उसके भीतर एक अस्पष्ट विद्रोह भड़क उठा और इस सब के बीच उसे कुछ मूर्खतापूर्ण काम करने की तीव्र इच्छा हुई। वाकई उच्च पद के लोगों की मालकिन बनना एक बड़ी उपलब्धि थी। वह राजकुमार और स्टीनर की संपत्ति को अपनी बचकानी सनक के साथ खा रही थी, और फिर भी उसे पता नहीं था कि उसका पैसा कहाँ गया। दिन के इस समय भी बुलेवार्ड हॉर्समैन में उसका फ्लैट पूरी तरह से सुसज्जित नहीं था। केवल ड्राइंग रूम ही तैयार था, और उसके लाल साटन के असबाब और अलंकरण और फर्नीचर की अधिकता के कारण ये निश्चित रूप से एक झूठा नोट था। इसके अलावा उसके लेनदार अब जब भी उसके पास पैसे नहीं होते थे तो उसे पहले से कहीं अधिक परेशान करना शुरू कर देते थे। एक ऐसा तथ्य जिससे उसे लगातार आश्चर्य होता था, क्योंकि वह खुद को किफ़ायती होने का एक आदर्श बताती थी। पिछले 1 महीने से वह चोर स्टीनर मुश्किल से अपने 1000 फ्रैंक चुका पाया था, जब जब उसने धमकी दी थी कि अगर वह पैसे नहीं लाएगा तो वह उसे घर से बाहर निकाल देगी। जहाँ तक मुफ्त की बात है, वह एक मूर्ख था। उसे यह नहीं पता था कि क्या देना आम बात है, और इसलिए वह कंजूसी के कारण उस पर नाराज नहीं हो सकती थी। ओह, अगर वह हर रोज अपने आप से किफ़ायती कहावतों की एक पूरी श्रृंखला न दोहराती तो वह कितनी खुशी से इन सभी लोगों को मना कर देती। ज़ोए हर सुबह कहती रहती थी कि समझदार होना चाहिए, और नाना खुद भी चामोंट में देखे गए रानी जैसे दृश्य से लगातार परेशान रहती थी। यह अब उसके लिए लगभग धार्मिक स्मृति बन गई थी, और लगातार याद किए जाने के कारण यह और भी भव्य हो गई थी। और इन कारणों से, हालांकि दबे हुए आक्रोश से कांपते हुए, वह अब काउंट की बांह पर आज्ञाकारी रूप से लटकी हुई थी,
जब वे तेजी से कम होती भीड़ के बीच खिड़की से खिड़की तक जा रहे थे। बाहर फुटपाथ सूख रहा था और गैलरी के साथ साथ ठंडी हवा बह रही थी, जो कांच के नीचे की गर्म हवा को ऊपर ले गई थी, और रंगीन लालटेन और गैस जेट की लाइनें और विशाल पंखा जो रोशनी में एक सेट पीस की तरह जल रहा था, हिल रहा था। रेस्तरां के दरवाजे पर एक वेटर गैस बुझा रहा था, जबकि खाली चमकती दुकानों में गतिहीन परिचारक ऐसे लग रहे थे जैसे वे अपनी आंखें खोलकर सो गए हों। ओह, क्या बत्तख है, नाना ने आगे कहा, और अपने कदम दुकानों के आखिरी छोर तक वापस खींचती हुई गुलाबों के बीच छिपे एक घोंसले के सामने आगे का पंजा उठाए खड़ी एक चीनी मिट्टी के ग्रेहाउंड को देखकर आनंद में डूब गई। आखिरकार वे गलियारे से बाहर निकल गए, लेकिन उसने टैक्सी की पेशकश ठुकरा दी। उसने कहा कि बाहर बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अलावा उन्हें कोई जल्दी नहीं थी और पैदल घर लौटना अच्छा लगेगा। जब वे कैफ़े इंग्लिश के सामने पहुंचे तो उसे अचानक सीप खाने की इच्छा हुई। दरअसल उसने कहा कि लुईसेट की बीमारी के कारण उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मुफ्त ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी चूंकि वह उन दिनों उसके साथ नहीं दिखना चाहता था, इसलिए उसने एक निजी रात्रिभोज कक्ष के लिए कहा और गलियारों से होते हुए जल्दी से वहां पहुंच गया। वह घर से परिचित महिला की तरह उसके पीछे चली गई और वे एक निजी कमरे में प्रवेश करने वाले थे, जिसका दरवाज़ा एक वेटर ने खुला रखा था, जब एक पड़ोसी सैलून से, जहां से चिल्लाने और हंसने का एक शानदार तूफान आ रहा था, एक आदमी तेजी से बाहर आया। ये डगनेट था। भगवान की कसम, ये नाना है, वह चिल्लाया। काउंट तेजी से निजी कमरे में गायब हो गया था और दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ गया था। लेकिन डगनेट ने अपने गोल कंधों के पीछे से आंख मारी और चिढ़ाने वाले लहजे में कहा, अरे वाह, लेकिन तुम बढ़िया काम कर रहे हो। आजकल तुम उन्हें ज्वेलरीज में पकड़ लेते हो। नाना मुस्कुराए और अपनी उंगली होठों पर रखकर उससे चुप रहने की विनती की। वह देख सकती थी कि वह बहुत खुश था, और फिर भी वह उससे मिलकर खुश थी, क्योंकि वह अभी भी उसके प्रति कोमलता महसूस करती थी, और वह भी इस बात के बावजूद कि जब वह फैशनेबल महिलाओं की संगति में था तो उसने उसे किस तरह से काटा था। अब आप क्या कर रहे हैं? उसने सौहार्दपूर्ण ढंग से पूछा। सम्मानित बनना। हाँ, मैं शादी करने की सोच रहा हूँ। उसने दया से अपने कंधे उचका दिए, लेकिन वह मजाक में ये कहना जारी रखता था कि सिर्फ महिलाओं के लिए गुलदस्ते खरीदने लायक पैसे कमाना आय नहीं कहा जा सकता, बशर्ते आप सम्मानजनक दिखना भी चाहें। उसके 3 लाख फ्रैंक सिर्फ 18 महीने ही चले। वह व्यावहारिक होना चाहता था और वह एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा था जिसके पास बहुत ज्यादा दहेज होगा और अपने पिता की तरह एक प्रीफेक्ट बनकर रह जाएगा। नाना अभी भी अविश्वसनीय रूप से मुस्कुरा रही थी। उसने सैलून की दिशा में सिर हिलाया। तुम वहाँ किसके साथ हो? ओह, पूरा गिरोह, उसने कहा, नशे की हालत में अपने सारे प्रोजेक्ट भूल गया। जरा सोचो, लिया हमें मिस्र की अपनी यात्रा के बारे में बता रही है। ओह, ये चीख रही है। नहाने की कहानी है। और उसने कहानी सुनाई, जबकि नाना ने प्रसन्नतापूर्वक बात की। वे गलियारे में दीवार के सहारे एक दूसरे के सामने झुककर बात खत्म कर चुके थे। निचली छत के नीचे गैस की धाराएं भड़क रही थीं और पर्दों की तहों में खाना पकाने की एक अस्पष्ट गंध आ रही थी। कभी कभी जब सैलून में शोर पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाता था तो एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए उन्हें आगे की ओर झुकना पड़ता था। हालांकि हर कुछ सेकंड में एक वेटर अपने हाथों में बर्तन लेकर आता था और उन्हें परेशान करता था, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपनी बातचीत बंद नहीं की। इसके विपरीत वे दीवारों से सटकर खड़े हो गए और रात के खाने की पार्टी के शोर और वेटरों की धक्का मुक्की के बीच चुपचाप बातें करते रहे, जैसे कि वे अपनी अपनी आग के पास। जरा उस ओर तो देखो, युवक ने फुसफुसाते हुए उस निजी कमरे के दरवाजे की ओर इशारा किया जिसके जरिए मफेट गायब हो गया था। दोनों ने देखा, दरवाजा थोड़ा हिल रहा था, हवा का झोंका उसे हिला रहा था, और आखिरकार बहुत धीरे से और बिना किसी आवाज के दरवाजा बंद हो गया। वे एक दूसरे को खामोश हंसी दे रहे थे। काउंट वहां अकेले में बहुत खुश दिख रहा होगा। वैसे, उसने पूछा, क्या आपने मेरे बारे में फाउचेरी का लेख पढ़ा है?
हाँ, गोल्डन फ्लाई, डगनेट ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे इसका उल्लेख नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें पीड़ा पहुंचाने से डरती थी। मुझे तकलीफ हो रही है क्यों? उसका लेख बहुत लंबा है। वो ये सोचकर खुश थी कि फिगारो को उसके व्यक्तित्व के बारे में चिंता करनी चाहिए। लेकिन उसके हेयरड्रेसर फ्रांसिस, जिसने उसे वह पेपर लाकर दिया था, कि स्पष्टीकरण के बिना वो ये नहीं समझ पाती कि सवाल उसी का था। डगनेट ने उसे चालाकी से जांचा, अपने चिढ़ाने वाले अंदाज में उपहास किया। खैर खैर, चूंकि वह खुश थी, इसलिए बाकी सभी को भी खुश होना चाहिए। आपकी अनुमति से, एक वेटर चिल्लाया और दोनों हाथों में आइस्ड चीज की एक प्लेट पकड़कर उन्हें अलग कर दिया। नाना उस छोटे से सैलून की ओर बढ़ गए थे जहां मफत इंतजार कर रही थी। अच्छा, अलविदा, डगनेट ने आगे कहा। जाओ और अपने व्यभिचारी पति को फिर से खोजो। लेकिन वह फिर रुक गई। तुमने उसे व्यभिचारी क्यों कहा? क्योंकि वह एक व्यभिचारी है, भगवान की कसम। वह आई और पुनः दीवार से टिककर बैठ गई। वह बहुत उत्सुक थी। आह, उसने सरलता से कहा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें यह नहीं पता था? क्यों, मेरी प्यारी लड़की, उसकी पत्नी फौचेरी की रखेल है। शायद ये सब देहात में शुरू हुआ होगा। कुछ समय पहले, जब मैं यहाँ आ रहा था, फौचेरी ने मुझे छोड़ दिया और मुझे लगता है कि आज रात को उसके घर पर उसके साथ एक मुलाकात का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि उन्होंने एक यात्रा के बारे में एक कहानी गढ़ी है। नाना आश्चर्य से अभिभूत होकर चुप हो गए। मुझे शक था, उसने आखिरकार अपने पैर पर थपकी देते हुए कहा। मैंने उस दिन हाईवे पर उसे देखकर ही अंदाजा लगा लिया था। सोचिए कि एक ईमानदार महिला अपने पति को धोखा दे सकती है, और वह भी उस बदमाश फौचेरी के साथ। वो उसे कुछ अच्छी बातें सिखाएगा। ओह, यह उसकी ट्रायल ट्रिप नहीं है, डगनेट ने दुष्टता से कहा। शायद वह इसके बारे में उतना ही जानती है जितना वह जानता है। इस पर नाना ने आक्रोशपूर्ण उद्गार व्यक्त किया। वास्तव में वह करती है। कितनी अच्छी दुनिया है। ये बहुत गंदी है। आपकी अनुमति से, बोतलों से लदा एक वेटर उन्हें अलग करते हुए चिल्लाया। डागुनेट ने उसे फिर से आगे खींचा और 1-2 सेकंड के लिए उसका हाथ थामे रखा। उसने अपनी क्रिस्टल जैसी आवाज अपनाई, जिसमें हार्मोनिका की तरह मधुर स्वर थे, जिसने उसे नाना जैसी महिलाओं के बीच सफलता दिलाई थी। अलविदा, प्रिय, तुम्हें पता है मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। उसने अपना हाथ उसके हाथ से अलग कर लिया, और चिल्लाहट और बधाई की गड़गड़ाहट से सैलून का दरवाज़ा फिर से कांप उठा, जिससे उसके शब्द लगभग डूब गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, बेवकूफ़। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी दिन आना, फिर हम बातें करेंगे। फिर वह पुनः गंभीर हो गई और एक सम्मानित महिला के आक्रोशित स्वर में बोली, तो वह एक व्यभिचारी है न? वह रो पड़ी। ठीक है, यह एक उपद्रव है, प्यारे लड़के। उन्होंने हमेशा मुझे बीमार कर दिया है, व्यभिचारी ने। जब वह आखिरकार निजी कमरे में गई तो उसने देखा कि मुफ्त एक संकीर्ण सोफे पर पीला चेहरा और कांपते हाथों के साथ शांत भाव से बैठा हुआ था। उसने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा, और वह बहुत दुखी थी, दया और घृणा की भावनाओं के बीच विभाजित थी। बेचारा आदमी, एक नीच पत्नी द्वारा उसके साथ इतना बेवजह धोखा किए जाने के बारे में सोचना। उसने अपनी बाहें उसके गले में डालकर उसे सांत्वना देने का अच्छा मन बनाया। लेकिन फिर भी यह उचित ही था। वह महिलाओं के साथ मूर्ख था, और यह उसे सबक सिखाएगा। फिर भी, दया ने उसे हरा दिया। उसने उससे छुटकारा नहीं पाया, जैसा कि उसने सीपों पर चर्चा करने के बाद करने का फैसला किया था। वे कैफ़े इंग्लिस में मुश्किल से 1/4 घंटे रुके, और साथ में वे बुलेवार्ड हॉसमैन के घर में चले गए। तब 11 बज रहे थे। आधी रात से पहले वह आसानी से उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता खोज लेती। हालांकि एंट्रूम में उसने ज़ोई को आदेश देने की सावधानी बरती। तुम उसका ध्यान रखोगी, और अगर दूसरा आदमी अभी भी मेरे साथ है तो तुम उसे शोर न मचाने के लिए कहोगी। लेकिन मैं उसे कहाँ रखूं, मैडम? उसे रसोई में रखो, यह ज्यादा सुरक्षित है। अंदर कमरे में मुफ्त पहले से ही अपना ओवरकोट उतार रहा था। चूल्हे पर एक बड़ी आग जल रही थी।
ये वही पुराना कमरा था जिसमें शीशम की लकड़ी का फर्नीचर और उसके पर्दे और कुर्सी के कवरिंग पर भूरे रंग की पृष्ठभूमि पर बड़े नीले फूलों के साथ आकृति वाले डैम्स थे। 2 मौकों पर नाना ने इसे फिर से बनवाने के बारे में सोचा था, पहली बार काले मखमल में, दूसरी बार धनुष के साथ सफ़ेद साटन में, लेकिन जैसे ही स्टीनर ने सहमति दी, उसने इन बदलावों पर लगने वाले पैसे की मांग की, बस उसे लूटने के इरादे से। उसने वास्तव में चूल्हे के लिए केवल एक बाघ की खाल का गलीचा और एक कट ग्लास हैंगिंग लैंप बनवाया था। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बिस्तर पर नहीं जा रही हूँ, उसने उसी क्षण कहा जब वे एक साथ बंद हो गए। काउंट ने उसकी आज्ञा का पालन किया। अब वह एक ऐसा आदमी बन गया था जो देखे जाने से नहीं डरता था। अब उसकी एकमात्र चिंता उसे परेशान करने से बचना था। जैसी आपकी इच्छा, वह बुदबुदाया। फिर भी उसने अपने जूते भी उतार दिए और फिर आग के सामने बैठ गया। नाना के सुखों में से एक था अपनी अलमारी के दरवाजे पर लगे आईने के सामने अपने कपड़े उतारना, जिसमें उसकी पूरी लंबाई झलकती थी। वह बारी बारी से अपने सारे कपड़े उतार देती और फिर पूरी तरह से नंगी होकर अपने आसपास की हर चीज को देखती रहती। अपने शरीर के प्रति जुनून, अपनी साटन त्वचा और अपने आकार की कोमल रूपरेखा पर परमानंद उसे गंभीर, चौकस और खुद के प्यार में डूबा रखता। हेयर ड्रेसर अक्सर उसे ऐसे ही खड़ा पाता और बिना उसकी तरफ देखे ही अंदर चला जाता। मुफ्त को तब गुस्सा आता था, लेकिन वो उसे सिर्फ चकित करने में ही सफल होता था। उस आदमी पर क्या आ रहा था? वो ये सब दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को खुश करने के लिए कर रही थी। उस शाम वह खुद को बेहतर तरीके से देखना चाहती थी और उसने शीशे के फ्रेम में लगी 6 मोमबत्तियां जलाईं। लेकिन अपनी शिफ्ट को नीचे खिसकाते हुए वह रुक गई। वह पिछले कुछ पलों से बहुत व्यस्त थी और उसके होठों पर एक सवाल था। तुमने फिगारो का लेख नहीं पढ़ा है न? अखबार मेज पर है। गगनेट की हंसी उसे याद आ गई थी और उसे संदेह ने परेशान कर दिया था। अगर फौचेरी ने उसे बदनाम किया होता तो वह बदला लेती। वे कहते हैं कि यह मेरे बारे में है, उसने उदासीनता दिखाते हुए कहा। तुम्हारा क्या विचार है, प्रिय? और अपनी शिफ्ट छोड़कर मुफ्त के पढ़ने का इंतजार करते हुए वह नंगी खड़ी थी। मुफ्त धीरे धीरे फौचेरी का लेख द गोल्डन फ्लाई पढ़ रही थी, जिसमें एक वेश्या का जीवन वर्णित था जो 4 या 5 पीढ़ियों से शराबियों की संतान थी और जिसके खून में दुख और शराब की एक संचयी विरासत थी, जिसने उसके मामले में यौन वृत्ति के एक तंत्र का अतिशयोक्ति का रूप ले लिया था। वह झुग्गियों और पेरिस की फुटपाथों पर रहने वाली महिला बन गई है और लंबी, सुंदर और गोबर के ढेर की तरह शानदार ढंग से विकसित होकर वह उन भिखारियों और बहिष्कृत लोगों का बदला लेती है जिनकी वह अंतिम उपज है। उसके साथ जनता के बीच जो सड़ांध पैदा होने दी जाती है, वह ऊपर की ओर बढ़ती है और अभिजात वर्ग को सड़ा देती है। वह प्रकृति की एक अंधी शक्ति, विनाश का खमीर बन जाती है और अनजाने में वह पूरे पेरिस को भ्रष्ट और अव्यवस्थित कर देती है। उसे अपनी बर्फ सफ़ेद जांघों के बीच ऐसे मथती है जैसे गृहिणियां हर महीने दूध मथती हैं। और इस लेख के अंत में एक मक्खी के साथ तुलना की गई है, एक सुनहरे रंग की मक्खी जो गोबर से उड़कर बाहर आ गई है, एक मक्खी जो सड़क के किनारे पड़े सड़े हुए मांस को अपनी मौत के मुंह में ले जाती है और फिर एक कीमती पत्थर की तरह भिनभिनाती, नाचती और चमकती हुई महलों की खिड़कियों में प्रवेश करती है और अपनी उड़ान में उन पर बसकर उनके भीतर के लोगों को जहर दे देती है। मफेट ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें स्थिर होकर आग की ओर देखने लगीं। अच्छा, नाना ने पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह लेख को फिर से पढ़ना चाहता था। उसके सिर से लेकर कंधों तक एक ठंडी, कपकपी सी महसूस हो रही थी। ये लेख किसी भी तरह लिखा गया था। वाक्यांश बहुत ही असाधारण थे, अप्रत्याशित सूक्तियां और शब्दों का विचित्र संयोजन सभी सीमाओं से परे था। फिर भी, इसके बावजूद, उसने जो पढ़ा था, उससे वह हैरान था, क्योंकि इसने उसके भीतर बहुत कुछ जगा दिया था, जिसके बारे में उसने पिछले महीनों में सोचने की परवाह नहीं की थी। उसने ऊपर देखा। नाना अपने आनंदित आत्मचिंतन में खो गई थी। वह अपनी गर्दन झुका रही थी और ध्यान से आईने में अपने दाहिने कूल्हे के ऊपर एक छोटे भूरे रंग के निशान को देख रही थी।
वह अपनी उंगली की नोक से उसे छू रही थी और पीछे की ओर झुकने के कारण वह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही थी। जहां वह स्थित था, निस्संदेह उसे यह विचित्र और सुंदर दोनों लगा। उसके बाद उसने अपने शरीर के अन्य भागों को एक मनोरंजक अभिव्यक्ति और एक बच्चे की तरह बहुत अधिक उत्सुकता के साथ देखा। खुद को देखना उसे हमेशा चकित कर देता था, और वह एक युवा लड़की की तरह आश्चर्यचकित और आनंदित दिखती थी जिसने अपनी युवावस्था का पता लगा लिया हो। धीरे धीरे उसने अपनी भुजाएं फैलाईं ताकि वह अपने आकार को पूरा महत्व दे सके, जो एक मोटी वीनस के धड़ का सुझाव दे रहा था। उसने खुद को इधर उधर झुकाया और अपने आगे और पीछे की ओर देखा, अपनी छाती के पार्श्व दृश्य और अपनी जांघों की व्यापक रूपरेखा को देखने के लिए झुकी। और उसने एक अजीब मनोरंजन के साथ समापन किया जिसमें वह दाएं और बाएं झूल रही थी। उसके घुटने अलग थे और उसका शरीर कमर से झूल रहा था, निरंतर जॉगांग के साथ। डांस डू वेंट्रे में एक प्राच्य नर्तकी के लिए विशिष्ट हिलती हुई हरकतें। मुफ्त उसे देखता हुआ बैठा रहा। उसने उसे डरा दिया। अखबार उसके हाथ से गिर गया था। एक पल के लिए उसने उसे देखा जैसी वह थी, और उसने खुद को तुच्छ जाना। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही था। उसने उसका जीवन भ्रष्ट कर दिया था। वह पहले से ही अपने आप को अकल्पनीय अशुद्धियों से अपने अस्थि पंजर तक कलंकित महसूस कर रहा था। अब सब कुछ उसके भीतर सड़ने के लिए नियत था, और पलक झपकते ही वो समझ गया कि इस बुराई का क्या मतलब है। उसने इस तरह के खमीर से होने वाली बर्बादी देखी, खुद को जहर दिया, अपने परिवार को नष्ट कर दिया, सामाजिक ताने बाने का एक हिस्सा टूट गया और बिखर गया। और अपनी आंखें उस दृश्य से हटाने में असमर्थ, वह उसे स्थिर रूप से देखता रहा, अपने आप को उसकी नग्नता के लिए घृणा से भरने का प्रयास करता रहा। नाना अब और नहीं हिली। अपनी गर्दन के पीछे एक हाथ रखकर, दूसरे हाथ को पकड़े हुए और अपनी कोहनियों को दूर दूर रखते हुए, वह अपना सिर पीछे की ओर झुका रही थी ताकि वह उसकी आधी बंद आंखों, उसके खुले होठों और कामुक हंसी से लदे चेहरे का छोटा प्रतिबिंब देख सके। उसके पीले बालों के गुच्छे पीछे की ओर खुले हुए थे, और वे उसकी पीठ को शेरनी के बालों से ढांक रहे थे। इस तरह पीछे झुकते हुए उसने अपनी ठोस अमेजन कमर और दृढ़ वक्ष को प्रदर्शित किया, जहां त्वचा की साटन बनावट के नीचे मजबूत मांसपेशियां हिल रही थीं। एक नाजुक रेखा, जिसके कंधे और जांघ ने अपनी हल्की सी उतार चढ़ाव को जोड़ा, उसकी कोहनी से उसके पैर तक चली गई, और मुफ्त की आंखों ने इस कोमल प्रोफाइल का अनुसरण किया और देखा कि कैसे गोरी देह की रूपरेखा सुनहरी चमक में गायब हो गई और कैसे इसकी गोल आकृतियां मोमबत्ती की रोशनी में रेशम की तरह चमक उठीं। उसने स्त्री शास्त्रों के जानवर के प्रति अपने पुराने डर के बारे में सोचा, जो एक साथ कामुक और जंगली था। नाना पूरी तरह से महीन बालों से ढकी हुई थी, एक लाल रंग ने उसके शरीर को मखमली बना दिया था, जबकि जानवर उसके पार्श्वों के लगभग घोड़े के समान विकास में, उसके शरीर के मांसल उत्साह और गहरे गड्ढों में स्पष्ट था, जो उसके लिंग को उनकी छाया में छिपे रहस्य और विचारोत्तेजना प्रदान करता था। वह वास्तव में वह स्वर्ण प्राणी थी, जो क्रूर शक्ति की तरह अंधी थी, जिसकी गंध ने ही दुनिया को बर्बाद कर दिया था। मुफ्त ने एक पागल आदमी की तरह देखा और देखा, आखिरकार जब उसने उससे बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, तो दिमाग के अंधेरे में वह जानवर फिर से प्रकट हुआ, जो पहले से बड़ा, ज्यादा भयानक और अपने व्यवहार में ज्यादा विचारोत्तेजक था। अब वह समझ गया था, वह हमेशा के लिए उसकी आंखों के सामने, उसके शरीर में ही रहेगा। लेकिन नाना खुद को संभाल रही थी। कोमलता की एक हल्की सी उत्तेजना उसके अंगों में फैल गई थी। उसकी आंखें नम थीं। उसने खुद को छोटा करने की कोशिश की, मानो वह खुद को इस तरह बेहतर महसूस कर सकती है। फिर उसने अपना सिर और छाती पीछे फेंकी और, मानो एक बड़े शारीरिक स्पर्श में पिघल रही हो, उसने अपने गालों को पहले एक कंधे पर, फिर दूसरे पर सहलाते हुए रगड़ा। उसके कामुक मुंह ने उसके अंगों पर वासना की सांस ली। उसने अपने होंठ बाहर निकाले, अपनी बगल के आसपास खुद को लंबे समय तक चूमा और दूसरी नाना पर हंसी जो खुद को आईने में चूम रही थी। फिर मुफ्त ने एक लंबी सांस ली। इस एकांत सुख ने उसे झकझोर दिया। अचानक उसके सारे संकल्प हवा की तरह बह गए। क्रूर आवेश में उसने नाना को अपनी छाती से लगा लिया और उसे कालीन पर पटक दिया। मुझे अकेला छोड़ दो,
वह रो पड़ी। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। वो अपनी असफलता के प्रति सचेत था। उसने उसकी मूर्खता, नीचता और झूठ को पहचान लिया था और वो उसे पाने के लिए लालायित था, भले ही वह जहरीली थी। ओह, तुम मूर्ख हो। जब उसने उसे उठने दिया तो उसने क्रूरता से कहा। फिर भी वह शांत हो गई। वो अब चला जाएगा। उसने फीते से सजी नाइटगाउन पहनी और आग के सामने फर्श पर आकर बैठ गई। यह उसकी पसंदीदा मुद्रा थी। जब उसने फिर से फौचेरी के लेख के बारे में उससे पूछा तो मुफ्त ने अस्पष्ट उत्तर दिया, क्योंकि वह किसी तमाशे से बचना चाहता था। इसके अलावा उसने घोषणा की कि उसे फौचेरी में एक कमजोरी मिल गई है। और इसके साथ ही वह फिर से एक लंबी चुप्पी में डूब गई और सोचने लगी कि काउंट को कैसे हटाया जाए। वह इसे एक सुखद तरीके से करना चाहती थी, क्योंकि वह अभी भी एक नेकदिल औरत थी और दूसरों को दर्द पहुंचाना उसे बोर करता था, खासकर इस मामले में जब वह आदमी एक व्यभिचारी था। उसके होने के बारे में सिर्फ विचार ही उसकी सहानुभूति जगाने के साथ समाप्त हो गया था। तो क्या आप कल सुबह अपनी पत्नी के आने की उम्मीद कर रहे हैं? उसने अंततः पूछा। मुफ्त ने खुद को एक कुर्सी पर फैला लिया था। वह नींद में था और उसके अंग थके हुए थे। उसने सहमति का संकेत दिया। नाना अपने दिमाग में एक सुस्त उथल-पुथल के साथ उसे गंभीरता से देखती हुई बैठी थी। एक पैर पर टिकी हुई, अपने थोड़े उखड़े हुए फीतों के बीच वह अपने नंगे पैरों में से एक को अपने हाथों के बीच पकड़े हुए थी और उसे यंत्रवत इधर-उधर घुमा रही थी। क्या आपकी शादी को काफी समय हो गया है? उसने पूछा। 19 साल, काउंट ने जवाब दिया। आह, और क्या आपकी पत्नी मिलनसार है? क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ सहजता से रहते हैं? वह चुप हो गया, फिर कुछ शर्मिंदगी के साथ बोला। तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे विनती की थी कि इन मामलों पर कभी बात मत करो। यार, ऐसा क्यों? वह चिल्लाई और सीधे सीधे झल्लाने लगी। मुझे यकीन है कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में बात करूंगी तो मैं उसे नहीं खाऊंगी। प्यारे लड़के, क्यों? हर औरत की कीमत होती है। लेकिन वह बहुत ज्यादा बोलने के डर से रुक गई। उसने खुद को श्रेष्ठ भाव से पेश आने से संतुष्ट कर लिया, क्योंकि वह खुद को बहुत दयालु मानती थी। बेचारे को उसे नाजुक तरीके से संभालने की जरूरत थी। इसके अलावा उसे एक हास्यास्पद विचार ने घेर लिया था और वह उसे ध्यान से देखते हुए मुस्कुराए। मैं कहती हूँ, उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे बारे में वह कहानी नहीं बताई है जो फौचेरी फैला रहा है। अगर तुम चाहो तो एक वाइपर है। मैं उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती, क्योंकि उसका लेख ठीक हो सकता है, लेकिन वह एक सामान्य वाइपर ही है। और पहले से भी अधिक खिलखिलाकर हंसते हुए उसने अपना पैर छोड़ दिया और फर्श पर रेंगते हुए काउंट के घुटनों के पास आकर टिक गई। अब जरा सोचिए, वो कसम खाता है कि जब तुमने अपनी पत्नी से शादी की थी तब भी तुम एक बच्चे की तरह थे। तुम अभी भी वैसे ही थे, है न? क्या ये सच है न? उसकी आंखें उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थीं और उसने अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए तथा वांछित स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए उसे हिलाना शुरू कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, अंततः उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया। इसके बाद वह फिर से उसके पैरों पर गिर पड़ी। वह जोर जोर से हंसने लगी और हकलाने लगी और उसे हल्के हल्के थप्पड़ मारने लगी। नहीं, ये बहुत मज़ेदार है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम कमाल हो। लेकिन मेरे बेचारे पालतू, तुम जरूर बेवकूफ रहे हो। जब कोई आदमी नहीं जानता, ओह, ये कितना हास्यास्पद है। हे भगवान, मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता। और यह अच्छा हुआ, है न? अब मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। ओह, बताओ, मुझे बताओ। उसने उसे सवालों से भर दिया, कुछ भी नहीं भूला और सबसे सटीक विवरण की मांग की। और वह अचानक इतनी हंसी हंसने लगी कि वह खुशी से दुगनी हो गई और उसकी कमीज इस हद तक फिसल गई और नीचे गिर गई और उसकी त्वचा बड़ी आग की रोशनी में इतनी सुनहरी लग रही थी कि धीरे धीरे काउंट ने उसे अपनी शादी की रात के बारे में बताया। उसे अब बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ। आखिरकार वह खुद भी बोलते हुए खुश होने लगा। केवल वह अपने वाक्यांशों को चुनता रहा, क्योंकि उसके पास अभी भी एक निश्चित विनम्रता थी। युवती अब पूरी तरह से दिलचस्पी लेती हुई उससे काउंटेस के बारे में पूछा। उसके विवरण के अनुसार
उसका एक अद्भुत रूप था, लेकिन वह इन सब के बावजूद एक सामान्य हिमखंड थी। ओह, चलो तुम्हारे साथ। वह सुस्ती से बुदबुदाया। तुम्हारे पास ईर्ष्या करने का कोई कारण नहीं है। नाना की हंसी बंद हो गई थी और अब वह अपनी पुरानी मुद्रा में आ गई और आग की ओर पीठ करके अपने घुटनों को अपने हाथों से अपनी थोड़ी के नीचे ले आई। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, प्यारे लड़के, पहली रात अपनी पत्नी के साथ मूर्ख की तरह दिखना लाभदायक नहीं है। क्यों? आश्चर्यचकित काउंट ने पूछा। क्योंकि, उसने डॉक्टरी भाव अपनाते हुए धीरे से उत्तर दिया, और ऐसा कहकर वह ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई व्याख्यान दे रही हो और उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि अंत में उसने खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ देखो, मुझे पता है कि यह सब कैसे होता है। हाँ प्रिय, महिलाओं को पुरुषों का मूर्ख होना पसंद नहीं है। वे कुछ नहीं कहती हैं क्योंकि शालीनता जैसी कोई चीज़ होती है, तुम्हें पता है, लेकिन तुम निश्चित हो कि वे इसके बारे में आने वाले लंबे समय तक सोचती रहती हैं। और जल्दी या बाद में, जब कोई पुरुष अज्ञानी होता है, तो वे जाकर कोई और व्यवस्था कर लेती हैं। बस, मेरे प्यारे, ऐसा लग रहा था कि वह समझ नहीं पाया, जिसके बाद वह और भी अधिक निश्चित हो गई। वह मात्रवत हो गई और उसने उसे दिल की शुद्ध भलाई से सबक सिखाया, जैसा कि एक दोस्त कर सकता है। जब से उसने पाया था कि वह एक व्यभिचारी है, इस जानकारी ने उसके मन पर भारी असर डाला था। वह उसके साथ उसकी स्थिति पर चर्चा करने के लिए पागलों की तरह उत्सुक थी। हे भगवान, मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ जो मुझे नहीं पता। मैंने जो कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि सबको खुश रहना चाहिए। हम बातचीत कर रहे हैं, है न? तो फिर तुम्हें मुझे जितना हो सके उतना सीधा जवाब देना चाहिए। लेकिन वह अपनी स्थिति बदलने के लिए रुक गई, क्योंकि वह खुद को जला रही थी। ये बहुत गर्म है न? मेरी पीठ जल रही है। 1 मिनट रुको, मैं अपना पेट थोड़ा पका लूंगी। दर्द के लिए यही अच्छा है। और जब वह अपनी छाती को आग की ओर करके और अपने पैरों को अपने नीचे मुड़कर घूमी। मुझे देखने दो, उसने कहा, क्या तुम अब अपनी पत्नी के साथ नहीं सोते? नहीं, मैं तुमसे कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुफ्त ने कहा, एक दृश्य से डरते हुए। और तुम मानते हो कि वह सचमुच एक छड़ी है? उसने हाँ में अपना सिर झुकाया। और इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे जवाब दो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। उसने वही हरकत दोहराई। ठीक है, तो उसने निष्कर्ष निकाला। मुझे भी यही संदेह था। ओह, बेचारी पालतू, क्या तुम मेरी चाची लेराट को जानते हो? जब वह आएगी तो उसे अपने सामने रहने वाले फलवाले की कहानी सुनाने के लिए कहो। बस उस आदमी की कल्पना करो, धिक्कार है, यह आग कितनी गर्म है। मुझे मुड़ना चाहिए, मैं अब अपना बायां हिस्सा भूनने जा रही हूँ। और जैसे ही उसने अपना हिस्सा आग के हवाले किया, उसके दिमाग में एक मज़ेदार विचार आया, और एक अच्छे स्वभाव वाली चीज़ की तरह उसने खुद का मजाक उड़ाया, क्योंकि वह ये देखकर खुश थी कि वह कोयले की आग की रोशनी में इतनी मोटी और गुलाबी दिख रही थी। मैं एक हंस की तरह लग रहा हूँ, है न? हाँ, यही है, मैं एक हंस हूँ, और मैं अपने ही रस में घूम रहा हूँ और पक रहा हूँ, है न? और वह फिर से हंसी के ठहाकों में मग्न थी। तभी आवाज़ों और दरवाज़ों के पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुफ्त को आश्चर्य हुआ और उसने उसे एक नज़र से पूछा। वह गंभीर हो गई और उसके चेहरे पर एक चिंताजनक भाव आ गया। यह ज़ोए की बिल्ली होगी, एक शापित जानवर जिसने सब कुछ तोड़ दिया। 12:30 बज चुके थे। वह अपने व्यभिचारी की खातिर कब तक खुद को परेशान करती रहेगी? अब जबकि दूसरा आदमी आ गया है, उसे रास्ते से हटा देना चाहिए, और वह भी जल्दी से। तुम क्या कह रहे थे? काउंट ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा, क्योंकि वह उसे अपने प्रति इतना दयालु देखकर मंत्रमुग्ध था। लेकिन उससे छुटकारा पाने की चाह में उसने अचानक अपना मूड बदल लिया। वह क्रूर हो गई और उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि वह क्या कह रही है। ओह हाँ, फल बेचने वाला और उसकी पत्नी। खैर, मेरे प्यारे साथी, उन्होंने कभी एक दूसरे को छुआ तक नहीं। जरा भी नहीं। वह इस पर बहुत उत्सुक थी, आप समझ रहे हैं, लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानता था।
वह इतना अनुभवहीन था कि उसने उसे एक छड़ी समझा और इसलिए वह कहीं और चला गया और गली मोहल्लों के लोगों के साथ रहने लगा, जिन्होंने उसके साथ हर तरह की बदतमीजी की, जबकि वह अपनी ओर से उन लोगों के साथ खूबसूरती से इसकी भरपाई करती थी जो उसके नौसिखिए पति से कहीं ज्यादा चालाक थे। और चीजें हमेशा इस तरह से होती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को नहीं समझते। मैं ये जानता हूँ, मैं सच में। मुफ्त का चेहरा पीला पड़ रहा था। आखिरकार उसे उसके इशारे समझ में आने लगे थे और वह उसे चुप रहने के लिए कहना चाहता था, लेकिन वह पूरे जोश में थी। नहीं, अपनी जुबान संभालो, है ना? अगर तुम क्रूर नहीं होते तो तुम अपनी पत्नियों के साथ भी उतने ही अच्छे होते जितने हमारे साथ, और अगर तुम्हारी पत्नियां हंस नहीं होती तो वे तुम्हें रखने के लिए उतनी ही मेहनत करती जितनी हम तुम्हें पाने के लिए करते हैं। यही व्यवहार करने का तरीका है। हाँ, मेरे बत्तख, तुम इसे अपनी पाइप में डाल सकते हो और पी सकते हो। ईमानदार औरतों की बात मत करो, उसने कठोर स्वर में कहा। तुम उन्हें नहीं जानते। इस पर नाना घुटनों के बल खड़ी हो गईं। मैं उन्हें नहीं जानता। क्यों? वे तो साफ सुथरी भी नहीं हैं। आपकी ईमानदार महिलाएं भी साफ सुथरी नहीं हैं। वे तो साफ सुथरी भी नहीं हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मुझे कोई ऐसी महिला ढूंढ कर दिखाएं जो मेरी तरह खुद को दिखाने की हिम्मत करे। ओह, आप अपनी ईमानदार महिलाओं के साथ मुझे हंसाते हैं। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर न करें, मुझे ऐसी बातें बताने के लिए मजबूर न करें जिनका बाद में मुझे पछतावा हो। जवाब में काउंट ने कुछ अपमानजनक बातें बुदबुदाईं। नाना का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ सेकंड तक वह बिना कुछ बोले उसे देखती रही। फिर अपने निर्णायक अंदाज में, अगर आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही हो तो आप क्या करेंगे? उसने धमकी भरा इशारा किया। अच्छा, और अगर मैं ऐसा करूं तो? ओह, तुम, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। नाना निश्चित रूप से द्वेषपूर्ण नहीं थीं। बातचीत की शुरुआत से ही वह उनके पति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए बहुत उत्सुक थीं, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया था। वह चाहती थीं कि वह चुपचाप इस विषय पर उनसे अपनी बात कह दें, लेकिन आखिरकार उन्होंने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। अब इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे, उसने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। पिछले 2 घंटों से तुम मेरी जान की चिंता कर रहे हो। अब जाओ और अपनी पत्नी को खोजो, क्योंकि वह फौचेरी के साथ है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वे रूए टेडबाउट में हैं, रूए डे प्रोवेंस के कोने पर। देखो, मैं तुम्हें पता दे रहा हूँ। फिर विजयी भाव से, जब उसने देखा कि मुफ्त हथौड़े के नीचे पड़े बैल की तरह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगर ईमानदार महिलाएं हमारे मामलों में दखल देती हैं और हमारे प्रेमियों को हमसे छीन लेती हैं, ओह, आप शर्त लगा सकते हैं कि वे बहुत अच्छी हैं, वे ईमानदार महिलाएं। लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाई। उसने उसे एक भयानक धक्का देकर पूरी लंबाई में फर्श पर गिरा दिया था और अपनी एड़ी उठाकर उसे चुप कराने के लिए उसके सिर को कुचलने के कगार पर था। पलक झपकते ही उसे भयानक भय महसूस हुआ। क्रोध से अंधा होकर वह पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भागने लगा था। फिर उसकी घुटन भरी खामोशी और जिस संघर्ष से वह हिल रहा था, उसने उसे पिघलाकर आंसू बहाए। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने अपने दाहिने हिस्से को सेंकने के लिए आग के सामने खुद को लपेट लिया। उसने उसे सांत्वना देने का काम अपने हाथ में ले लिया। मैं कसम खाता हूँ, डार्लिंग, मुझे लगा कि तुम सब कुछ जानती हो, वरना मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, तुम यकीन कर सकती हो। लेकिन शायद ये सच नहीं है। मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कहता। मुझे ये बताया गया है और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या साबित होता है? ओह, चलो, तुम इस बारे में नाराज होने के लिए बहुत मूर्ख हो। अगर मैं एक आदमी होता तो मुझे महिलाओं की परवाह नहीं होती। सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं, तुम देखो, ऊंची या नीची, वे सभी उपद्रवी हैं और बाकी सब। आत्मत्याग के आवेश में वह स्त्री जाति पर कठोर थी, क्योंकि वह अपने प्रहार की क्रूरता को कम करना चाहती थी। लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और न ही उसने जो कहा उसे सुना। लड़खड़ाते हुए उसने अपने जूते और ओवरकोट पहन लिए थे। कुछ देर तक वह इधर उधर बड़बड़ाता रहा,
और फिर अंतिम बार गुस्से में खुद को दरवाजे के पास पाकर वो कमरे से भाग गया। नाना बहुत परेशान थे। अच्छा अच्छा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, उसने ऊंची आवाज में कहा। हालांकि अब वह अकेली थी। वह आदमी विनम्र भी है जब उससे बात की जाती है, और मुझे इस पर अपना बचाव करना पड़ा। खैर, मैं सबसे पहले अपना आपा खो बैठी और मैंने बहुत सारे बहाने बनाए, मुझे लगता है। इसके अलावा वो मुझे परेशान कर रहा था। फिर भी वह खुश नहीं थी और दोनों हाथों से अपने पैर खुजाने लगी। फिर वो ऊंची जगह पर बैठ गई। अरे अरे, अगर वो व्यभिचारी है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और हर तरफ से जली हुई और भुने हुए पक्षी की तरह गर्म, वह चली गई और ज़ोए को दूसरे आदमी को अंदर लाने के लिए बुलाने के बाद खुद को बिस्तर के नीचे छिपा लिया, जो कि रसोई में इंतजार कर रहा था। बाहर निकलते ही मुफ्त तेज गति से चलने लगा। अभी अभी बारिश हुई थी और वह चिकना फुटपाथ पर फिसल रहा था। जब उसने यंत्रवत रूप से आकाश की ओर देखा तो उसने देखा कि चांद के सामने से कालिख के रंग के बादल गुजर रहे थे। रात के इस समय बुलेवार्ड हॉर्समैन में राहगीर कम होते जा रहे थे। वह अंधेरे की तलाश में ओपेरा हाउस के चारों ओर की बाड़ों के चारों ओर घूमता रहा और आगे बढ़ते हुए वह बेमतलब के वाक्यों को बुदबुदाता रहा। वह लड़की झूठ बोल रही थी। उसने अपनी कहानी सरासर मूर्खता और क्रूरता से गढ़ी थी। उसे उसका सिर कुचल देना चाहिए था जब वह उसके एड़ी के नीचे था। सब कुछ कहने और करने के बाद ये काम बहुत शर्मनाक था। वो उसे कभी नहीं देख पाएगा, वो उसे फिर कभी नहीं छू पाएगा, या अगर उसने उसे छुआ भी तो वो बुरी तरह कमज़ोर हो जाएगा। और यह कहते हुए उसने जोर से सांस ली, मानो वह एक बार फिर आज़ाद हो गया हो। ओह, वो नंगा, क्रूर राक्षस किसी भी हंस की तरह तप रहा था और उन सभी चीज़ों पर लार टपका रहा था जिनका वह 40 साल पहले सम्मान करता था। चांद निकल आया था और खाली सड़क सफ़ेद रोशनी में नहा रही थी। उसे डर लगा और वह फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह अचानक निराश और पागल हो गया था, जैसे कि वह एक अथाह शून्य में डूब गया हो। हे भगवान, वह हकलाते हुए बोला, ये खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है। बुलेवार्ड के साथ साथ देर से आने वाले लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे। उसने शांत रहने की बहुत कोशिश की, और जैसे जैसे उस वेश्या द्वारा बताई गई कहानी उसकी जलती हुई चेतना में बार बार आती रही, वह इस मामले का कारण जानना चाहता था। काउंटेस कल सुबह मैडम डे चेजेल्स के देहाती घर से आ रही थी। फिर भी, वास्तव में, कुछ भी उसे पिछली रात पेरिस लौटने और उस आदमी के साथ इसे बिताने से नहीं रोक सकता था। अब उसे लेस फोंडेट्स में उनके ठहरने के कुछ विवरण याद आने लगे। उदाहरण के लिए, एक शाम उसने सबाइन को कुछ पेड़ों की छाया में आश्चर्यचकित किया था, जब वह इतनी उत्तेजित थी कि उसके सवालों का जवाब देने में असमर्थ थी। वह आदमी मौजूद था, अब वह उसके साथ क्यों नहीं हो सकती? जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, पूरी कहानी उतनी ही अधिक संभव होती गई, और उसने इसे स्वाभाविक और अपरिहार्य भी माना। जब वह एक वेश्या के घर में अपनी शर्ट की आस्तीन में था, तो उसकी पत्नी अपने प्रेमी के कमरे में कपड़े उतार रही थी। इससे सरल या अधिक तार्किक कुछ भी नहीं हो सकता था। इस तरह से तर्क करते हुए उसने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया। उसे लगा जैसे कि शारीरिक पागलपन की दिशा में नीचे की ओर एक बहुत बड़ी हलचल हो रही है, एक हलचल जो बढ़ती ही उसके इर्द गिर्द की पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले रही थी। कल्पना में गर्म छवियां उसका पीछा कर रही थीं। एक नग्न नाना ने अचानक एक नग्न सबाइन को जगा दिया। इस दृश्य को देखकर, जो उन्हें बेशर्म रिश्ते में और एक ही वासना के प्रभाव में एक साथ लाता हुआ प्रतीत होता था, वह सचमुच लड़खड़ा गया और सड़क पर एक टैक्सी लगभग उसके ऊपर से गुजर गई। कुछ महिलाएं जो एक कैफे से बाहर आई थीं, जोरदार हंसी के बीच उसे धक्का दे रही थीं। फिर एक बार फिर रोने का एक दौर उस पर हावी हो गया, उसके विपरीत उसके सभी प्रयासों के बावजूद, और दूसरों की उपस्थिति में आंसू बहाना नहीं चाहता था, वह एक अंधेरी और खाली सड़क पर डूब गया। ये रुए रोशनी था, और इसकी खामोश लंबाई के साथ वह एक बच्चे की तरह रोया। हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, उसने खोखली आवाज में कहा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है।
वो इतनी जोर से रोया कि उसे एक दरवाजे के सहारे झुकना पड़ा और उसने अपना चेहरा गीले हाथों में छिपा लिया। कदमों की आहट ने उसे दूर भगा दिया। उसे शर्म और डर का एहसास हुआ, जिसके कारण वह लोगों के सामने अंधेरे के पक्षी की तरह बेचैन कदमों से उड़ता रहा। जब राहगीर उसे फुटपाथ पर मिलते तो वह इत्मीनान से देखने और चलने की पूरी कोशिश करता, क्योंकि उसे लगता था कि वे उसके कंधों के इशारे से ही उसका रहस्य जान रहे हैं। वो रूए दे ला ग्रेंज बैटलिया से होते हुए रूए डू फॉबर्ग मोंटमार्ट्रे तक गया था, जहां चमकीली लैंप की रोशनी ने उसे चौंका दिया और वह अपने कदम पीछे खींच लिया। लगभग 1 घंटे तक वह इस तरह से जिले में घूमता रहा, हमेशा सबसे अंधेरे कोनों को चुनता रहा। निस्संदेह कोई लक्ष्य था जहां उसके कदम धैर्यपूर्वक, सहज रूप से उसे अंतहीन मोड़ों की भूल भुलैया में ले जा रहे थे। आखिरकार उसने अपनी आंखें एक गली के कोने पर उठाईं। वो अपने गंतव्य पर पहुंच गया था, वह बिंदु जहां रूए टेटबाउट और रूए डे ला प्रोवेंस मिलते थे। उसे अपनी दर्दनाक मानसिक पीड़ा के बीच 1 घंटा लगा उस जगह पहुंचने में जहां वह 5 मिनट में पहुंच सकता था। 1 महीने पहले एक सुबह उसे याद आया कि वो फॉचेरी के कमरे में गया था ताकि उसे ट्यूलरीज में एक बॉल की सूचना के लिए धन्यवाद दे सके, जिसमें पत्रकार ने उसका उल्लेख किया था। फ्लैट ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के बीच में था और उसमें छोटी चौकोर खिड़कियों की एक पंक्ति थी जो एक दुकान से संबंधित विशाल साइनबोर्ड से आधी छिपी हुई थी। बाईं ओर की आखिरी खिड़की आधे बंद पर्दों के बीच से आ रही लैंप की रोशनी की एक चमकदार पट्टी से 2 भागों में विभाजित थी। और वह तल्लीन और उत्सुक था, उसकी नज़र इस चमकती हुई लकीर पर टिकी हुई थी। चांद स्याह आसमान में गायब हो गया था, जहां से बर्फीली बूंदाबांदी हो रही थी। ट्रिनाइट में 2 बज गए। रूए डे प्रोवेंस और रूए टेटबाउट छाया में थे, जो गैस लैंप से निकलने वाली रोशनी के चमकीले छींटों से बीच बीच में चमक रहे थे, जो दूर से पीले कोहरे में विलीन हो रहे थे। मुफ्त जहां खड़ा था, वहां से हिलता नहीं था। वह कमरा था, उसे अब याद आया, उसमें लाल एंड्रीनोपल की पर्दियां थीं और उसके एक छोर पर लुई 13 का बिस्तर था। लैंप चिमनी के टुकड़े पर दाईं ओर खड़ा होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सो गए थे, क्योंकि खिड़की के पार कोई छाया नहीं गुजरी और चमकीली रेखा रात के लैंप की रोशनी की तरह स्थिर चमक रही थी। अपनी आंखें अभी भी ऊपर उठाए हुए उसने एक योजना बनाना शुरू कर दिया। वह घंटी बजाएगा, दरबान के विरोध के बावजूद ऊपर जाएगा, अपने कंधे से धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ देगा और उन्हें अपने हाथों को खोलने का समय दिए बिना बिस्तर पर ही गिर जाएगा। एक पल के लिए ये सोचकर कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, वह रुक गया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने उन्हें खत्म करने का फैसला किया। वह अपने प्रोजेक्ट पर विचार करने लगा और उसने किसी संकेत की प्रतीक्षा करते हुए इसे पूरा किया, जो इसके साथ निश्चितता लाएगा। अगर उस समय किसी औरत की परछाई भी दिख जाती तो वह फोन कर देता। लेकिन ये सोचकर कि शायद वह खुद को धोखा दे रहा है, वह स्तब्ध रह गया। वह कैसे निश्चित हो सकता था? संदेह फिर से लौटने लगे। उसकी पत्नी उस आदमी के साथ नहीं रह सकती थी। ये राक्षसी और असंभव था। फिर भी वह जहाँ था वहीं रहा और धीरे धीरे एक प्रकार की सुस्ती ने उसे जकड़ लिया जो लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के दौरान पूरी तरह से कमजोरी में बदल गई, और उसकी निगाहों की स्थिरता ने उसे भ्रम पैदा कर दिया। बारिश हो रही थी, 2 पुलिसवाले आ रहे थे और उसे मजबूरन दरवाज़ा छोड़ना पड़ा जहां उसने शरण ली थी। जब वे रूए डे प्रोवेंस में नजर नहीं आए तो वह भीगा हुआ और कांपता हुआ अपनी पोस्ट पर वापस आया। खिड़की से चमकती हुई रेखा अभी भी गुजर रही थी, और इस बार जब वह हमेशा के लिए दूर जा रहा था तो एक छाया उसके पार चली गई। यह इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उसे लगा कि उसने खुद को धोखा दिया है। लेकिन पहले एक और फिर एक और काली चीज उसके पीछे पीछे तेजी से चली और कमरे में नियमित रूप से हलचल मच गई। फुटपाथ पर फिर से चिपके हुए उसने अपने अंदर असहनीय जलन महसूस की, क्योंकि वह इस सब का मतलब जानने के लिए इंतजार कर रहा था। हाथों और पैरों की रूपरेखा एक दूसरे के पीछे पीछे घूम रही थी, और एक बहुत बड़ा हाथ पानी के जग की आकृति के साथ घूम रहा था। उसने कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं पहचाना, लेकिन उसे लगा कि उसने एक महिला के सिर पर पहना हुआ कपड़ा पहचान लिया है।
और उसने खुद से इस बात पर विवाद किया, ये सबीन के बाल हो सकते थे, केवल गर्दन पर्याप्त पतली नहीं लग रही थी। रात के उस पहर में वह पहचानने और काम करने की शक्ति खो चुका था। अनिश्चितता की इस भयानक पीड़ा में उसके अंदर इतनी तीव्र पीड़ा थी कि वह खुद को शांत करने के लिए दरवाजे से चिपक गया। ऐसा करते हुए वह फटेहाल आदमी की तरह कांप रहा था। फिर उसने देखा कि सब कुछ होने के बावजूद वह अपनी आंखें खिड़की से नहीं हटा सकता। उसका गुस्सा नैतिकता के आवेश में बदल गया। उसने खुद को डिप्टी माना। वो एक सभा में भाषण दे रहा था, व्यभिचार की जोरदार निंदा कर रहा था, राष्ट्रीय विनाश की भविष्यवाणी कर रहा था। और उसने फौचेरी के जहरीली मक्खी पर लेख को फिर से बनाया और वह सदन के सामने आया और घोषणा की कि इस तरह की नैतिकता, जो केवल बाद के रोमन साम्राज्य के दिनों में ही समान हो सकती है, समाज को असंभव बना देती है। इससे उसे अच्छा लगा। लेकिन इस बीच छायाएं गायब हो गई थीं। निस्संदेह वे फिर से बिस्तर पर चले गए थे और अभी भी देखते हुए वह जहां था वहीं प्रतीक्षा करता रहा। 3 बज गए, फिर 4, लेकिन वो विदा नहीं ले सका। जब बारिश हुई तो वह दरवाजे के एक कोने में छिप गया। उसके पैर भीग गए। अब कोई भी उसके पास से नहीं गुजर रहा था और कभी कभी उसकी आंखें बंद हो जाती थीं, जैसे कि प्रकाश की किरण से झुलस गई हों, जिसे वह हठपूर्वक, स्थिर रूप से, मूर्खतापूर्ण दृढ़ता के साथ देखता रहा। 2 बार बाद में छायाएं इधर उधर उड़ती रहीं, वही इशारे दोहराती रहीं और उसी विशाल सुराही की आकृति को हिलाती रहीं, और 2 बार शांति स्थापित हुई और रात का दीपक फिर से चुपचाप चमक उठा। इन छायाओं ने उसकी अनिश्चितता को और बढ़ा दिया। फिर एक अचानक विचार ने उसके मस्तिष्क को शांत किया, जबकि इसने निर्णायक क्षण को स्थगित कर दिया। आखिरकार उसे केवल उस महिला का इंतजार करना था जब वह घर से निकलेगी। वह सबीन को आसानी से पहचान सकता था। कुछ भी सरल नहीं हो सकता था और कोई घोटाला नहीं होगा, और वह किसी न किसी तरह से चीजों के बारे में सुनिश्चित होगा। उसे बस वहीं रहना था जहां वह था। उसे परेशान करने वाली तमाम उलझन भरी भावनाओं के बीच अब उसे सिर्फ कुछ निश्चित ज्ञान की जरूरत महसूस हो रही थी। लेकिन थकान और खालीपन ने उसे अपने दरवाजे के नीचे सुलाना शुरू कर दिया, और ध्यान भटकाने के लिए उसने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि उसे कितनी देर तक इंतजार करना होगा। सबीन को 9 बजे के आसपास स्टेशन पर पहुंचना था। इसका मतलब था कि लगभग 4.5 घंटे और। वो बहुत धैर्यवान था। वो फिर से न हिलने पर भी संतुष्ट हो जाता, और उसे यह कल्पना करने में एक खास आकर्षण महसूस होता कि उसकी रात की निगरानी अनंत काल तक चलेगी। अचानक रोशनी की किरण गायब हो गई। ये बहुत ही साधारण घटना उसके लिए एक अप्रत्याशित आपदा थी, एक साथ परेशानी और अप्रिय। जाहिर है कि उन्होंने अभी अभी लैंप बुझाया था और सोने जा रहे थे। उस समय ये काफी उचित था, लेकिन वो इससे चिढ़ गया, क्योंकि अब अंधेरी खिड़की में उसकी रुचि नहीं रह गई थी। वो उसे 1/4 घंटे और देखता रहा और फिर थक गया और दरवाज़ा छोड़कर फुटपाथ पर मुड़ गया। 5 बजे तक वह इधर उधर घूमता रहा, बीच बीच में ऊपर की ओर देखता रहा। खिड़की एक मृत चीज लग रही थी, और कभी कभी वह खुद से पूछता कि क्या उसने सपना नहीं देखा था कि वहां शीशों के पीछे छायाएं नाच रही थीं। थकान की एक असहनीय भावना ने उसे दबा दिया, एक सुस्त, भारी भावना, जिसके प्रभाव में वह भूल गया कि वह उस विशेष सड़क के कोने पर किसका इंतजार कर रहा था। वह फुटपाथ पर लड़खड़ाता रहा और एक ऐसे व्यक्ति की तरह बर्फीली कपकपी के साथ जागने लगा, जिसे पता नहीं कि वह कहाँ है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जो उस दर्दनाक चिंता को उचित ठहरा सके जो वह खुद पर थोप रहा था। चूंकि वे लोग सो रहे थे, तो फिर उन्हें सोने दो। उनके कामों में उलझने से क्या फायदा हो सकता था? बहुत अंधेरा था। इस रात की हरकतों के बारे में कोई भी कभी कुछ नहीं जान पाएगा। और इसके साथ ही उसके भीतर की हर भावना, यहाँ तक कि जिज्ञासा भी, सब कुछ खत्म करके कहीं राहत पाने की लालसा के आगे उड़ गई। ठंड बढ़ रही थी और सड़क असहनीय होती जा रही थी। 2 बार वह चला गया और धीरे धीरे वापस आया, एक पैर को दूसरे के पीछे घसीटते हुए, लेकिन अगली बार और आगे चलने के लिए। सब कुछ खत्म हो चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था,
और इसलिए वह बुलेवार्ड की पूरी लंबाई तक चला गया और वापस नहीं लौटा। वह सड़कों पर उदास गति से आगे बढ़ रहा था। वह धीरे धीरे चल रहा था, अपनी गति कभी नहीं बदल रहा था और बस घरों की दीवारों के साथ साथ चल रहा था। उसके बूट की एड़ी फिर से गूंज उठी और उसने अपनी परछाई के अलावा कुछ भी नहीं देखा जो उसके बगल में घूम रही थी। जैसे जैसे वह प्रत्येक गैसलाइट के पास जाता, वह ऊंची होती जाती और तुरंत बाद कम हो जाती। लेकिन यह उसे शांत कर देता और उसे यंत्रवत रूप से व्यस्त कर देता। उसके बाद उसे कभी पता नहीं चला कि वो कहाँ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो घंटों तक खुद को एक चक्र में घसीटता रहा हो। केवल एक याद उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद थी। ये कैसे हुआ, ये बताए बिना उसने खुद को पैसेज डेस पेनोरमास के अंत में गेट के सामने अपना चेहरा सटाए हुए पाया और उसके दोनों हाथ सलाखों को पकड़े हुए थे। उसने उन्हें हिलाया नहीं, बल्कि उसका पूरा दिल भावनाओं से भर गया। उसने बस गलियारे में देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, क्योंकि छायाएं सुनसान गैलरी की पूरी लंबाई में फैली हुई थीं और रूए सेंट मार्क से तेज हवा उसके चेहरे पर तहखाने की नम सांस के साथ बह रही थी। कुछ देर तक वह उस जगह को देखने की लगातार कोशिश करता रहा और फिर अपने सपने से जागते हुए वह आश्चर्य से भर गया और खुद से पूछा कि वह उस समय और उस स्थिति में क्या खोज रहा होगा, क्योंकि उसने रेलिंग को इतनी जोर से दबाया था कि वे उसके चेहरे पर निशान छोड़ गए थे। फिर वह एक बार फिर से टहलने लगा। वह निराश था और उसका दिल असीम दुख से भरा था, क्योंकि उसे लगा उन सभी छायाओं के बीच वह हमेशा के लिए धोखा खा गया और अकेला हो गया। आखिरकार दिन निकला। ये सर्दियों की रातों के बाद की धुंधली सुबह थी और पेरिस की कीचड़ भरी सड़कों से बहुत उदास लग रही थी। मुफ्त चौड़ी सड़कों पर लौट आया था, जो उस समय नए ओपेरा हाउस के दोनों ओर निर्माण कार्य के दौरान थीं। बारिश से भीगी और गाड़ी के पहियों से कटी हुई चाक जैसी मिट्टी तरल कीचड़ की झील बन गई थी। लेकिन उसने कभी नहीं देखा कि वो कहाँ कदम रख रहा है और आगे बढ़ता रहा, चलते चलते फिसलता और फिर संभलता। पेरिस की जागृति, जिसमें सफाईकर्मियों और शुरुआती कामगारों के गिरोह अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे थे, ने दिन के उजाले के साथ उसकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। लोग उसे आश्चर्य से देखते थे जब वो डरी हुई नज़र और भीगी हुई टोपी और कीचड़ से सने कपड़ों के साथ आगे बढ़ता था। काफी देर तक वह बाड़ों और मचानों के बीच शरण लेता रहा। उसका उदास दिमाग एक ही विचार से परेशान था कि वो बहुत दुखी है। फिर उसने ईश्वर के बारे में सोचा। ईश्वरीय सहायता, अलौकिक सांत्वना के अचानक विचार ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, मानो यह कोई अप्रत्याशित और असाधारण बात हो। इससे एम वेनोट की छवि उभरी और उसने उसका छोटा मोटा चेहरा और खराब हो चुके दांत देखे। निस्संदेह एम वेनोट, जिससे वह महीनों से बचता आ रहा था और जिससे वह दुखी हो रहा था, यदि वह उसके पास जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक दे और रोते हुए उसकी बाहों में गिर जाए, तो उसे खुशी होगी। पुराने दिनों में ईश्वर हमेशा उसके प्रति बहुत दयालु रहा था। जीवन के मार्ग में जरा सा भी दुख, जरा सी भी बाधा आने पर वह चच में प्रवेश कर जाता था, जहां घुटने टेककर वह सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में अपनी तुच्छता को विनम्र कर देता था। और वह वहां से प्रार्थना द्वारा दृढ़ होकर, इस संसार की अच्छी चीजों को त्यागने के लिए पूरी तरह तैयार होकर, अनंत मोक्ष की एकमात्र लालसा से ग्रस्त होकर आगे बढ़ने का आदी था। लेकिन वर्तमान में वह केवल रुक रुक कर अभ्यास कर रहा था, जब नरक का भय उस पर हावी हो गया। सभी प्रकार की दुर्बल प्रवृत्तियां उस पर हावी हो गई थीं और नाना के विचार ने उसकी भक्ति को भंग कर दिया था। और अब ईश्वर के विचार ने उसे चकित कर दिया। उस भयंकर पीड़ा के समय, जब उसकी दुर्बल मानवता नष्ट हो रही थी, उसने पहले ईश्वर के बारे में क्यों नहीं सोचा था। इस बीच धीमे और दर्दनाक कदमों से वह चच की तलाश में था, लेकिन वह अपनी दिशा खो चुका था। सुबह के समय ने सड़कों की सूरत बदल दी थी। हालांकि जल्द ही जब वह रूए डे ला चौसी डेंटन के कोने पर मुड़ा, तो उसने ट्रेनाइट चर्च के अंत में कोहरे में एक टॉवर को अस्पष्ट रूप से उभरता हुआ देखा। नंगे बगीचे को देखती हुई सफ़ेद मूर्तियां पाक के पीले पत्तों के बीच बहुत सारी ठंडी वीनस की तरह लग रही थीं। पोर्च के नीचे वह खड़ा था और थोड़ा सा सांस ले रहा था,
क्योंकि चौड़ी सीढ़ियों पर चढ़ना उसे थका रहा था। फिर वो अंदर गया। चच बहुत ठंडा था, क्योंकि पिछली शाम से उसके हीटिंग उपकरण में आग नहीं थी, और उसके ऊंचे गुंबददार गलियारे महीन नम भाप से भरे हुए थे जो खिड़कियों से छनकर आ रही थी। गलियारे गहरे छाया में थे, चच में एक भी व्यक्ति नहीं था, और अप्रिय अंधेरे के बीच सुनाई देने वाली एकमात्र आवाज किसी पादरी के पुराने जूतों की थी जो उदास अर्ध जागृति में खुद को घसीट रहा था। लेकिन मुफ्त में कुर्सियों के एक अस्त व्यस्त समूह से टकराने के बाद अपने दिल की धड़कनों के साथ घुटनों के बल बैठ गया और एक छोटे से चैपल के सामने रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया जो एक फॉन्ट के पास था। उसने अपने हाथ जोड़े और अपने भीतर उपयुक्त प्रार्थनाओं की तलाश शुरू कर दी, जबकि उसका पूरा शरीर एक यात्रा की ओर तरस रहा था। लेकिन उसके होंठ खाली शब्द ही बोल रहे थे, उसका दिल और दिमाग बहुत दूर थे, और उनके साथ वह बाहरी दुनिया में लौट आया और सड़कों पर अपना लंबा बिना रुके मार्च शुरू किया, जैसे कि उसे कठोर आवश्यकता ने आगे बढ़ाया हो। और वह दोहराता रहा, हे मेरे भगवान, मेरी सहायता के लिए आओ। हे मेरे भगवान, अपने प्राणी को मत छोड़ो जो खुद को तुम्हारे न्याय के लिए सौंपता है। हे मेरे भगवान, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, तुम मुझे मेरे दुश्मनों की मार के नीचे मरने के लिए नहीं छोड़ोगे। कुछ भी जवाब नहीं मिला। छाया और ठंड ने उसे परेशान कर दिया, और पुराने जूतों की आवाज दूर से जारी रही और उसे प्रार्थना करने से रोक दिया। सुनसान चच में सिर्फ उस थकाऊ शोर को छोड़कर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जहां सुबह की झाड़ू लगाने की आवाज तब तक अज्ञात थी जब तक कि सुबह की प्रार्थना सभाओं ने उस जगह की हवा को कुछ हद तक गर्म नहीं कर दिया था। उसके बाद वह एक कुर्सी की मदद से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ऐसा करते समय उसके घुटने चटक रहे थे। भगवान अभी वहां नहीं थे, और वह मिस्टर वेनोट की बाहों में क्यों रोए? वह आदमी कुछ नहीं कर सकता था। और फिर यंत्रवत वह नाना के घर वापस लौट आया। बाहर वह फिसल गया, और उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में फिर से आंसू आ रहे हैं, लेकिन वह अपने भाग्य से नाराज नहीं था, वह केवल कमजोर और बीमार था। हाँ, वो बहुत थका हुआ था, बारिश ने उसे बहुत ज्यादा भिगो दिया था, वह ठंड से कांप रहा था, लेकिन रूए मिरोमेस्नील में अपने बड़े अंधेरे घर में वापस जाने के विचार ने उसके दिल को ठंडा कर दिया। नाना के घर का दरवाज़ा अभी तक खुला नहीं था, और उसे दरबान के आने तक इंतजार करना था। वो ऊपर जाते हुए मुस्कुराया, क्योंकि उसे पहले से ही उस आरामदायक जगह की नर्म गर्मी का एहसास हो रहा था, जहां वह अपने अंगों को फैलाकर सो सकता था। जब ज़ोई ने उसके लिए दरवाज़ा खोला तो वह बहुत ही असहज आश्चर्य से चौंक गई। मैडम को भयंकर सिरदर्द की वजह से बीमार होना पड़ा था, और उसने पूरी रात अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। फिर भी वह ये देखने के लिए जा सकती थी कि मैडम सो गई है या नहीं, और ऐसा करके वह बेडरूम में चली गई, जबकि वह ड्राइंग रूम में आराम कुर्सी में वापस बैठ गया। लेकिन लगभग उसी समय नाना प्रकट हुई। वह बिस्तर से उछलकर बाहर आई थी और उसे पेटीकोट पहनने का भी समय नहीं मिला था। उसके पैर नंगे थे, उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसका नाइटगाउन पूरी तरह से उखड़ गया था। क्या तुम फिर यहाँ? वह गालों पर लाली लिए चिल्लाई। वह अचानक क्रोध से भरकर दौड़ी, ताकि उसे धक्का देकर बाहर निकाल दे। लेकिन जब उसने उसे ऐसी दयनीय स्थिति में देखा, बल्कि इतनी बुरी तरह से मारा गया, तो उसे असीम दया आई। अच्छा, तुम बहुत सुंदर हो मेरे प्यारे दोस्त, उसने और भी नरमी से कहा। लेकिन क्या बात है, तुमने उन्हें देख लिया है न? और इसकी वजह से तुम्हें चोट लग गई है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वह एक टूटे हुए जानवर की तरह लग रहा था। फिर भी वह इस नतीजे पर पहुंची कि उसके पास अभी भी सबूतों की कमी है, और उसे खुश करने के लिए उसने कहा, अब समझ में आया, मैं गलत रास्ते पर था। तुम्हारी पत्नी एक ईमानदार महिला है, यह मेरी कसम है। और अब मेरे छोटे दोस्त, तुम्हें घर जाकर सो जाना चाहिए। तुम ये बहुत चाहते हो। उसने कोई हलचल नहीं की। तो अब जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रोक सकता, लेकिन शायद तुम इस समय यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करोगे। हाँ, चलो सो जाएं, वो हकलाते हुए बोला। उसने हिंसक हरकतें दबा ली, क्योंकि उसका धैर्य जवाब दे रहा था। क्या वह आदमी पागल हो रहा था? चलो, चले जाओ, उसने दोहराया।
नहीं, लेकिन वह क्रोध में भर गई, पूर्ण विद्रोह पर उतर आई। ये घिनौना है। क्या तुम नहीं समझते कि मैं तुम्हारी संगति से बहुत थक गया हूँ? जाओ और अपनी पत्नी को खोजो जो तुम्हें धोखा दे रही है। हाँ, वो तुम्हें धोखा दे रही है। मैं ऐसा कहता हूँ, हाँ, अब मैं ऐसा कहता हूँ। देखो, तुम्हें नौकरी मिल गई। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे या नहीं? मुफ्त की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। ओह, चलो बिस्तर पर चलें। इस पर नाना अचानक खुद पर नियंत्रण खो बैठी और घबराहट में सिसकियां लेने लगी। जब सब कुछ हो चुका था, तो उसका फायदा उठाया जा रहा था। इन कहानियों का उससे क्या लेना देना था? उसने निश्चित रूप से उसे सबक सिखाने के लिए सभी तरह के नाजुक तरीकों का इस्तेमाल किया था। और अब वो उसे हर्जाना देने के लिए तैयार था। नहीं, शुक्रिया। वह दयालु थी, लेकिन उस हद तक नहीं। शैतान, लेकिन मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। उसने कसम खाते हुए कहा, अपनी मुट्ठी फर्नीचर पर पटकते हुए। हाँ, हाँ, मैं वफादार होना चाहती थी, मैं बस यही कर सकती थी। फिर भी अगर मैंने एक शब्द बोला तो मैं कल अमीर हो सकती हूँ, मेरे प्यारे साथी। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा। उसने कभी पैसे के सवाल के बारे में नहीं सोचा था। अगर वह सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करती तो वह उसे तुरंत पूरा कर लेता, उसका पूरा भाग्य उसकी सेवा में था। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, उसने गुस्से से कहा। मुझे ऐसे आदमी पसंद हैं जो बिना मांगे देते हैं। नहीं, अगर तुम मुझे एक इंटरव्यू के लिए 10 लाख की पेशकश करो तो मैं मना कर दूंगी। हमारे बीच बात खत्म हो गई है, मुझे अभी और भी काम करने हैं। तो चले जाओ, नहीं तो मैं इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगी। मैं कुछ भयानक करूंगी। वह धमकी भरे अंदाज में उसकी ओर बढ़ी और जब वह बड़बड़ा रही थी, जैसा कि एक अच्छी वेश्या को होना चाहिए, जो हताश होने के बावजूद भी अपने अधिकारों और थकाऊ, ईमानदार लोगों पर अपनी श्रेष्ठता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त थी, अचानक दरवाजा खुला और स्टीनर ने खुद को पेश किया। यह अंतिम स्पर्श साबित हुआ। वह जोर से चिल्लाए, अच्छा, मैंने कभी नहीं। ये दूसरा है। उसकी तीखी चीख से स्तब्ध होकर स्टीनर रुक गया। मफेट की अप्रत्याशित उपस्थिति ने उसे परेशान कर दिया, क्योंकि उसे स्पष्टीकरण से डर था और पिछले 3 महीनों से वह इससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। पलकें झपकाते हुए वह पहले एक पैर पर खड़ा हुआ, फिर दूसरे पर, इस दौरान शर्मिंदा दिख रहा था और काउंट की नज़र से बच रहा था। उसकी सांस फूल रही थी, और एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अच्छी खबर लेकर पेरिस से भागा हो, लेकिन खुद को अप्रत्याशित मुसीबत में फंसा हुआ पाता हो, उसका चेहरा लाल और विकृत था। क्यू वुक्स टू, तोई। नाना ने काउंट का खुला मजाक उड़ाने के लिए दूसरे व्यक्ति एकवचन का उपयोग करते हुए कठोरता से पूछा। क्या क्या क्या, वह हकलाया। मेरे पास तुम्हारे लिए है, तुम्हें पता है क्या? वह झिझक रहा था। परसों ही उसने उसे यह समझा दिया था कि अगर वह बिल चुकाने के लिए उसे 1000 फ्रैंक नहीं दे पाया तो वह उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। 2 दिनों से वह पैसे की तलाश में शहर में इधर उधर भटक रहा था और आखिरकार उसी सुबह उसने पैसे जुटा लिए। 1000 फ्रैंक। ये कहते हुए उसने अपनी बात समाप्त की और अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। नाना को याद नहीं था। 1000 फ्रैंक। वह चिल्लाए, क्या तुम सोचते हो कि मैं भीख मांग रही हूँ? अब देखो, मैं तुम्हारे 1000 फ्रैंक की कीमत यही मानती हूँ। और लिफाफा छीनकर उसने उसे उसके चेहरे पर फेंक दिया। एक समझदार हिब्रू की तरह उसने उसे धीरे धीरे और दर्द से उठाया और फिर चेहरे पर एक उदास भाव के साथ युवती की ओर देखा। मुफ्त और उसने एक दूसरे को निराशा भरी नज़रों से देखा, जबकि उसने पहले से ज्यादा जोर से चिल्लाने के लिए अपनी बाहें कमर पर बांध लीं। अब आओ, क्या तुम जल्दी ही मेरा अपमान करना बंद कर दोगे? मुझे भी खुशी है कि तुम आ गए, प्यारे लड़के, क्योंकि अब तुम देखोगे कि सफाई पूरी तरह से हो चुकी होगी। तो फिर उठो, बाहर जाओ। फिर जब उन्होंने जरा भी जल्दी नहीं की, क्योंकि वे लकवाग्रस्त थे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहा हूँ, है न? शायद यही काफ़ी है, लेकिन तुमने मुझे बहुत बोर कर दिया है। और ये सब छोड़ो, मैं बहुत ऊब चुका हूँ।
अगर मैं जो कर रहा हूँ उससे मर भी जाऊं तो यह मेरी मर्जी है। उन्होंने उसे शांत करने का प्रयास किया, उन्होंने उससे तर्क सुनने की विनती की। तो फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार। तुम नहीं जाओगे? बहुत अच्छा, वहाँ देखो, मेरे पास कंपनी है। और एक तेज हरकत के साथ उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया। जिसके बाद दोनों पुरुषों ने पलटे हुए बिस्तर के बीच में फाउंटेन को देखा। उसे इस स्थिति में दिखाए जाने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने चीज़ों को बहुत सहजता से लिया, क्योंकि वह मंच पर अचानक आश्चर्यों का आदी था। वास्तव में पहले झटके के बाद उसने अपनी परेशानी से निपटने के लिए एक भद्दा चेहरा भी बनाया। उसने खरगोश की तरह मुंह बनाया, जैसा कि उसने कहा, और अपने होंठ बाहर निकाले और अपनी नाक को सिकोड़ लिया, ताकि उसके चेहरे का निचला आधा हिस्सा पूरी तरह से बदल जाए। उसका नीचा, व्यंग्य जैसा सिर असंयम को प्रकट करता हुआ लग रहा था। ये वह आदमी फाउंटेन था जिसे नाना पिछले 1 सप्ताह से हर दिन वैराइटीज में लाने के लिए जाती थी, क्योंकि वह उस भयंकर प्रकार के जुनून से ग्रस्त थी जो एक नीच हास्य अभिनेता की भद्दी भद्दी हरकतों से वेश्याओं में पैदा होती है। वहाँ उसने दुखद भाव से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मफत, जो अब तक सब कुछ हड़प चुका था, इस अपमान पर विद्रोह कर उठा। कुतिया, वह हकलाया, लेकिन नाना, जो एक बार फिर शयन कक्ष में थीं, अंतिम बात कहने के लिए वापस आ गईं। मैं कुतिया कैसे हूँ? तुम्हारी पत्नी कैसी है? और वह चली गई और जोर से दरवाजा बंद करके उसने शोर मचाते हुए बोल्ट को धक्का दिया। अकेले रह गए, दोनों आदमी चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। ज़ोई अभी अभी कमरे में आई थी, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं निकाला। नहीं, उसने उनसे सबसे समझदारी भरे तरीके से बात की। एक समझदार महिला के रूप में उसने फैसला किया कि मैडम का आचरण बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उसने उसका बचाव किया। नाटक के अभिनेता के साथ यह मिलन लंबे समय तक नहीं चल सकता, पागलपन को खत्म होने देना चाहिए। दोनों आदमी बिना कुछ बोले चले गए। बाहर फुटपाथ पर उन्होंने चुपचाप हाथ मिलाया, जैसे कि आपसी भाईचारे की भावना से बह रहे हों। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर पीठ की और विपरीत दिशाओं में रेंगते हुए चले गए। जब आखिरकार मुफ्त ने रूए मिरोमेस्निल में अपने टाउन हाउस में प्रवेश किया, तो उसकी पत्नी अभी अभी आ रही थी। दोनों बड़ी सीढ़ियों पर मिले, जिसकी दीवारों से बर्फीली ठंडक निकल रही थी। उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और एक दूसरे को देखा। काउंट ने अभी भी अपने मैले कपड़े पहने हुए थे, और उसका पीला, भ्रमित चेहरा दिखा रहा था कि वह अपनी व्यभिचार से लौट रहा है। काउंटेस ऐसी लग रही थी मानो वह ट्रेन में रात बिताने की वजह से पूरी तरह थक गई हो। वह नींद से गिर रही थी, लेकिन उसके बाल वैसे भी ब्रश किए हुए थे और उसकी आंखें गहरी धंसी हुई थीं।